आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार के लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में इन डिटेल, जिसमें कि हम लोग ऑल इंडिया बार 15, ऑल इंडिया बार 16 और इंडिया बार 17 की जो पेपर्स है, तीनों पेपर्स को एकदम डिटेल में बिल्कुल शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, ताकि जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाए पेपर्स का। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, कि बेरैक बेस्ड क्वेश्चन है कि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरीके से आप उसको कैसे आपका या आंसर क्या क्या है, उसमें सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के थ्रू मेरा ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझ में आए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ऑल इंडिया बार के लिए, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाई नहीं करनी है। आपका मेन काम ये है कि आप अपने बेरैक्स की एक अच्छो थरो रीडिंग आप मार के अपना काम करो, और जो बेसिक आपके केस लॉज वगैरह है उनको आप पढ़ो। और ये वीडियो जब आप देखोगे ना, तो आप खुद अंडरस्टैंड करोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, और आपको बस ज्यादा से ज्यादा आपको घंटा भर लगेगा ये वीडियो देखने। बल्कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को जो है 1.5x स्पीड पे या 2x स्पीड पे देखो, तो आपका आधे घंटे में तीनों पेपर पूरा पूरा ना खत्म हो जाएगा। देख के आप इस वीडियो के अंदर तीनों पेपर का रिवीजन आपका पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन है तीनों पेपर्स के लिए। अगर आपको देखनी है, आप इसको पूरा प्लीज देखिए, पूरा आपका काम मैं यहाँ पे आपको करके दे दे रहा हूँ। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो मान लीजिए, अगर आप ऑल इंडिया बार की तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं और जो आपके बाकी जितनी बातें हैं जो आपको ऑल इंडिया बार के लिए पता होनी चाहिए कमिंग फॉरवर्ड, उसके लिए प्लीज संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को। उस पर हम लोग रोजाना यहाँ पे कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग पोस्ट करें, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। और साथ ही में जो अपडेट्स वगैरह होंगे ऑल इंडिया बार के, वो भी यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज ज्वाइन जरूर करिएगा। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया बार 15 के पेपर को। इसमें आपका पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये आपका एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है कि 66 है आपका किस पर्टिकुलर केस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बताया गया था। आंसर इसका सीधा सीधा शेयर सिंघल का है। दूसरे केस पे आते हैं, टीचर को एक वर्कमैन किस केस में बोला गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में ये नहीं आता। इसका आंसर भी आपका है सी, ए सुंदरबन मल वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा का। ये आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, देखिए, जो कि केस लॉ बेस है। आपने अगर पढ़ा होगा आप आंसर कर पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आगे उसको आप देखिए कि जो बेरैक वाले क्वेश्चन है आप उनको सही करो, ठीक। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, इसमें से भाई चाइल्ड एडमिशन है कौन सी। इसका आंसर भी देखिए आपका यहाँ पे ए है कि ऐसा चाइल्ड जिसने कि अपने 15th ईयर को यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। सिंपल सिंपल है, बेरैक के अंदर से आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका केस लॉ बेस वाला है कि यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ जो आपका रूल्स और ये है, ये नहीं बनेगा पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। तो ये आपका जो सब चीजें कॉन्स्टिट्यूट किस प्रोविजन के अंदर, किस केस के अंदर बेसिकली ये हेल्ड करा गया था कि ये पार्ट यहाँ पे बेसिकली नहीं बनेगा। तो इसका आंसर जो है आपका, ये आपका ए है, जिसमें कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड मोटर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कि यहाँ पे बेसिकली पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(4) ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट होता है, अगर वो राइटिंग में है और उसमें क्या क्या चीजें कंटेन्ड है। इसका जो अगर आप आंसर देखोगे तो वो है आपका यहाँ पे डी वाला, कि इसमें ऑल ऑफ द अबव आपका होगा, जिसके अंदर आप उस सेक्शन खोलोगे सीधे सीधे आप पता चल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका केस लॉ बेस, ये आपका सॉरी बेरैक बेस है, कि जो वेवर ऑफ राइट्स है किसी ऑब्जेक्ट ऑफ डिवियंस के अंदर, इसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो किस सेक्शन, आपके सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। इसका भी जो आपका आंसर है वो आपका है सी, सेक्शन 20 के अंदर दिया हुआ है। फिर 7th क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे ये आपका बेसिकली एक पूरा वो दे दिया है इन्होंने, एक इलस्ट्रेशन पूरा, ठीक है। और इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे आपने पूछ लिया कि भाई किस सेक्शन के, मतलब उसमें ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर है इस वाले इलस्ट्रेशन का, इसको वो है, ये आपका सी रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगले उस पे आते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 जो है, जो ये है आपका किस उसको रिपील करता है। ये आपका सीधा सीधा बेरैक बेस है। इसके अंदर अगर आप आंसर देखोगे तो आपका डी आंसर है कि सारी जितने आपके थे इनको रिपील इसने करा है। उसके बाद आपका सेक्शन यहाँ पे जो आपका 265 ए है और ये एल तक ये चैप्टर आपको दिया हुआ है, ये किस कंसेप्ट से डील करते हैं, ये भी बेरैक का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका डी है, प्ली बार्गेनिंग के उससे। उसके बाद सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर जो है किस, मतलब जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के उसमें होता है, किस सेक्शन में डील किया जाता है। इसका भी अगर आप देखोगे 10th वाले का आंसर है आपका बी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से देखिए इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया कि एक्स वाई जी है, जॉइंटली प्रॉमिस करा ए को कि वो अपना 50,000 देगा, सब्सिक्वेंटली उसने जो वो था वो अनट्रेसेबल हो गया। तो इसमें ये है ए कैसे जी को कंपेल करेगा वो करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो आप आंसर इसका अगर आपको ढूंढना है ना 11th वाले क्वेश्चन का, तो इसका आंसर वैसे आपका है ए, कि यहाँ पर वो अंडर सेक्शन 43 पैरा 1 ये काम यहाँ पे वो कर सकता है, कि मतलब इस तरीके से ये होता है। तो बट इसके लिए आपको बेरैक के अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे पहले आप देखोगे शुरुआत में
तो यहाँ पे आपके आर्बिट्रेशन के क्वेश्चन थे, उसके बाद आपके सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डाले, और उसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको आना यहाँ पे शुरू कर दिया। फिर इसके बाद अंदर क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड जो है एक पर्सन के द्वारा, जो कि एक अनदर से किसी पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें अगर मान लो वो पर्पज अकॉम्प्लिश हुआ तो इन रिटर्न या डिस्पोज ऑफ जो अकॉर्डिंग डायरेक्शंस के मतलब उसमें होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा एक डेफिनेशन उन्होंने दे दिया 12th वाला। इसके अंदर आंसर आपका बेलमेंट का सीधा सीधा है। तो कंसेप्ट का बेसिकली आप अगर डेफिनेशन चेक करोगे बैराक के अंदर आपको उसमें से मिल जाएगी, फिर अगर आपको आता है तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 13 पे आता है कि सेक्शन 14A आपका जो था किस जो अमेंडमेंट आया था उसकी मतलब उसको यहाँ पे किस तरीके से इंसर्ट करा गया कि उसमें बेसिकली क्या उससे वो किस चीज से रिलेट करते हैं, जो ऐड ये हुआ है। तो ये जो आपका आंसर है वो आपका है ए, पावर की जो कोर्ट्स होती है कि वो एंगेज कर पाए एक्सपर्ट्स को, उसकी पावर को यहाँ पे वो किया गया। फिर क्या है अगला कि जो पार्लियामेंट है उसने बाय लॉ स्टैब्लिश करा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है आपका वो बेसिकली किस सेक्शन आर्टिकल के अंदर आपका आता है यहाँ पे। इसका जो आपका आंसर है वो आपका है बी, कि आर्टिकल 323 बी के अंदर आता है, तो आप तो सीधे सीधे बेराक के अंदर सर्च करके निकाल सकते हो। इसके बाद 15 वाले की बात करते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ले डाउन करे हैं फॉर एटिकेट्स ऑफ वो, तो ये बेराक का क्वेश्चन है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका मतलब ये एडवोकेट्स एक्ट है आपका, जो उसमें गवर्न होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके थ्रू है, जो एडवोकेट्स का पूरा आपका वो होता है उसके थ्रू। तो इसका भी अगर आप देखोगे तो आंसर आपका यहाँ पे बी है सीधा सीधा। फिर हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग सेक्शन 49 जो आपका है बार काउंसिल के जो इंडिया है उसको यहाँ पे रूल्स जो है कैसे मिलती है एडवोकेट्स एक्ट के अकॉर्डिंग में, तो इसका पूरा इन्होंने पूरा चार वो दे दिए। अब इसका भी अगर आप देखोगे 16 वाले का तो आंसर आपका डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपको सीधे सीधे बैराक के अंदर से ही सेक्शन 49 पढ़ोगे आराम से मिल जाएगा। फिर क्या है सेक्शन 17 पे आते हैं, रिक्विजिट्स फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देना शुरू करा अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे चार इन्होंने उठा के सीधे सीधे कंडीशन दे दी। फिर कहा कि भैया बता दो किस सेक्शन में ये चीज दी हुई है। आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका ए है, 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट आपका। ठीक, 18वें क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन जो आपका ये एक्ट है उसके अंदर जो प्रोनाउंसमेंट होता है तलाक को वो डिफाइन करा गया है किसके अंदर में, जो आपका मतलब उसमें ये चीज कि अगर ये बोला गया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बेसिकली जो ये पूरा चीज है इस तरीके से किया गया है अगर, तो उसको बेसिकली अगर आप देखोगे 18 वाले क्वेश्चन को, इसका आंसर आपका डी है कि ये आपका जो पूरा चीज होगा ये वॉइड होगा, कॉग्निजेबल होगा, कंफर्टेबल एक ऑफेंस आपका होगा। ठीक, इसके बाद आप अगर हम लोग बात करें अगले उसकी हिंदू सेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट की इन्होंने बात कर दी सीधे सीधे। इसके अंदर जो है विमेन के लिए मतलब क्या क्या वो प्रोवाइडेड है आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, तो ये सारी सही चीज दी हुई है। अब इसके अंदर बेसिकली पॉइंट यही है कि इसका जो एक्ट है आपका उसके अंदर अगर आपको मान लो आपके पास बेरैक टाइम है और आप जल्दी से ढूंढ पाए तो अलग बात है, फिर अगर आपको आता है तो अलग बात है। बाकी आपको यहाँ पे तुक्का लेना है, ये बात आप समझ के चलो इस टाइप के क्वेश्चन में। और यहाँ पे भी अगर चेक करोगे तो आंसर आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव डी है। तो मतलब आप ये भी चेक करोगे कि काफी क्वेश्चन में ना आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी एक काफी एक अच्छा मतलब होता है कि मान लो आपको मान लो कि क्वेश्चन नहीं है तो आप उसमें कंफ्यूजन में हो कि भाई क्या लगाऊं ना लगाऊं, ऑल ऑफ दी अबव लगा के चले आओ, मैक्स टू मैक्स गलत होगा पर उसमें नंबर आपका नेगेटिव तो जाएगा नहीं, कोई दिक्कत है नहीं उसकी। ठीक, सेक्शन 20 पे आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 पे। सेक्शन 25 जो है क्या प्रोवाइड करता है भाई यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका है बी कि परमानेंट एलिमनी और जो मेंटेनेंस होता है प्रोवाइड होता है। फिर 21 के ऊपर आ जाते हैं कि जो हिंदू वाइफ होती है वो अपने बच्चों के साथ अगर मान लो रह रही है और जो बच्चे हैं उसके उनको बिना किसी असिस्टेंस के यहाँ पे वो लेके आई, बिना अपना हस्बैंड से अलग अलग रही है, तो उसको जो सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस का अलाउंस मतलब किसके अंडर वहाँ पे वो मिलेगा। और ये आपका जो है इसका आंसर आपका है सी कि 18+2 के अंदर ये आपको मिलता है, कि आपको 18+2 के अंदर मिलता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की, तो आपका सेक्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि जो इम्पोजिशन होता है कंपनसेटरी कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स, वो आपको किस उसमें सीबीसी के सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो वो आपका है बी सेक्शन 35A के अंदर। इसके बाद सेक्शन 23 है कि जो प्रोविजंस होते हैं सीपीसी के वो सब्स्टिट्यूट मतलब जो आप सब समन्स का सब वो होता है वो किसके अंदर होता है, किस ऑर्डर रूल के अंदर होता है वो दिया हुआ है। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो आपका है सी ऑर्डर 5 रूल 20। इसके बाद द क्वेश्चन इज कि ये जो है बी को 10,000 रुपए ओ करता है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेवेंट इन द एडवर्टाइज एक्ट। एडवर्टाइज एक्ट का क्वेश्चन सीधे सीधे दिया गया, इलस्ट्रेशन बेस आपका है सीधा सीधा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जो आंसर है वो आपका फिर यहाँ पर सीधे सीधे डी आ जाता है कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे रहेगा इस चीज का। ठीक है, इसके बाद so much of information whether it amounts to confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered by police may be proved under। अब ये आपका पूरा ना एक वो दे दिया इन्होंने पूरा मतलब एक सेक्शन का पूरा वर्डिंग पूरा दे दिया इस तरीके से, उसमें से आप जाकर बेरैक में से सीधे क्रॉस रेफरेंस करो आपको आंसर मिलेगा। आंसर इसका सी है सेक्शन नंबर 27 का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन
अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट, और मतलब पूरा इसमें वो इन्होंने दे दिया, सेक्शन की पूरी वर्डिंग है, तो वो भाई किस उसके अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 26 की बात कर रहे हो, बी आपका सीधे सीधे ऑप्शन यहाँ पे हो गया। इसके बाद इन्वायरमेंट लॉ पे देखो इन्होंने शुरू करा है, तो इसके अंदर है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या होता है भाई, इसकी मीनिंग बता दो, तो आप खोल के अपना कुछ जैसे ही बेरैक देखोगे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आपका जो ये 27 वाले का इसका आंसर आपका सी है। फिर 28 है कि एनजीटी जो है वो अपने एक्सरसाइज नहीं कर सकता जुरिडिक्शन विद रेफरेंस टू, और कौन कौन सी चीजें हैं भाई वो बता दिया इन्होंने यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आप जाओगे 28 का आंसर आपका डी है कि बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ वाले आंसर्स, जो आपका डी वाला रहता है ना वो काफी हद तक होता है इन सब क्वेश्चंस में, काफी मतलब एक अच्छा गेस होता है कि आप लेके वहां पे छोड़ सकते हो। फिर एक अटेम्प्ट जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए यूजर ने वगैरह करा, आप मान लो कर रहे हो बाय मैस्करेडिंग एज समवन ट्रस्टवर्दी एंटिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई। तो इसका जो आंसर है आपको 29 वाला वो आपका होगा सी, फिशिंग बोलेंगे इसको। ये बेसिकली ऑफेंस को इन्होंने डिफाइन करा, तो आपसे वो पूछा, बेसिकली काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और स्पेलिंग गलत तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। 30th क्वेश्चन, प्ली बार्गेनिंग जो है एप्लीकेबल होगी किस पर्टिकुलर उस केस में कि ऑफेंस उसकी कितनी आपकी रहेगी, ये सीधा सीधा दिया हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे सेक्शन आपका सेक्शन 30 वाला है, इसका आंसर है 7 ईयर्स का। फिर आपका 31st पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि अगर आप बेसिकली इन्होंने पूरा पूरा वो दे दिया यार केस का ना, एक पूरी हेल्डिंग दे दिया, पूरा कोर्स दे दिया, और पूछ लिया कि किस केस में से भैया ये आपका उठ के आएंगे। तो अगर आपको ये आता है तो आप कर पाओगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं यार, गलती होगा कोई बात नहीं, अपना तुक्का मार के आप आ जाना। अगर मैं आंसर की बात करूँ 31st क्वेश्चन की, तो ये आपका बी रहेगा, राज सिंह स्टेट ऑफ, ये बेसिकली स्टेट, ठीक। यहाँ पे फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कि भाई इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, ये पूछ रहे हैं इन्होंने सीधे सीधे। अब इसका भी जो आपका आंसर है वो आपका है ए, सेक्शन 124 ऑफ आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाकी यहाँ पे सेक्शंस आपके और भी दिए हुए थे, अपना आप देख सकते हो। फिर पीक वर्सेस गर्नी जो है किस चीज का एक फेमस केस है भाई, ये बता दो, आईपीसी के अंदर का थोड़ा सा अपना वो है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका है बी का, ठीक है, फ्रॉड का। अब इसके बाद चलिए हम लोग आगे के, अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं सेक्शन ये अपना क्वेश्चन नंबर 34 को, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो विच यहाँ पे सीआरपीसी के प्रोविजन के अंदर डील करता है कि भाई कन्फेशन जो होते हैं वो कैसे मतलब रिकॉर्ड अपना ये हो रहा है अपने चीजों का। अब इसका जो आंसर है वो आपका है बी 164। फिर अगला क्वेश्चन ये है सीपीसी सीआरपीसी का, सॉरी, आगे कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन जो है जो कि एब्सकॉन्ड कर रहा है उसके सेक्शन के अंदर होता है। तो जो 35th है उसका आपका आंसर है ए, सेक्शन 83 के अंदर। फिर मजिस्ट्रेट जो है डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज अंडर विच सेक्शन, यहाँ पे सीधे सीधे पूछा गया, विराट कोहली देखिए आपका सी आंसर होगा 205। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन्वोक उसने किस पर्टिकुलर केस के अंदर इसमें से किया था। काफी वैसे ये आपका ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी आपको हो जाएगा। नवतेज सिंह जौहर इसका आंसर है। इसके बाद प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड अप्लाई टू ऑफेंस कमिटेड, यहाँ पे बेसिकली प्लेस की बात हो रही है, कहाँ पे बेसिकली वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 38 का वो आपका है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफी आप बेसिकली पैटर्न यहाँ पे रिपीट होते हुए देख रहे हो। फिर क्या है सेक्शन नंबर 105 यहाँ पे जो है सीआरपीसी किस चीज के साथ यहाँ पे डील करता है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर आपका है फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, यहाँ पे है कि जो बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ नोटिस पीरियड इज डेल्ट अंडर, किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये चीज डेल्ट होती है। तो इसका आंसर भी आपका है डी। तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक देखिए हम लोग इतना पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे कितने सारे सेक्शन ऐसे हैं और क्वेश्चंस आपके हैं जो कि आप सीधे सीधे बैराक के अंदर उसमें खोल के देखोगे ना, आपका आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। इस पेपर में ऊपर डिफिकल्टी नहीं होगी कि भैया ये नहीं है वो नहीं है, बस कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सही में क्वेश्चन की नॉलेज होने की यहाँ पे जरूरत है। अब चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, डिग्री होल्डर भैया कौन होता है बता दो। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे दिए कि ऑब्वियस सी बात है 41st टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ए है। एनी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री यहाँ पे पास हुई है या फिर एक ऑर्डर है जहाँ पे वो केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आईपीआर आ गया कि भाई पेटेंट जो है इनमें से कौन सी चीज पेटेंटेबल नहीं है, सीधे सीधे बता दो। इसके अंदर आपका आंसर यहाँ पे है डी, सीधा सीधा, बिकॉज इसके लिए आपको एक्ट थोड़ा सा अगर पता होगा तो आप जल्दी बता पाओगे। फिर यहाँ पे पूछिए कि वीपो जो है उसको यहाँ पे रिप्लेस जो है किस उससे किया गया वीपो को, तो उसका आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, गैट दिया है, उसके बाद आपका बीपीआरआई, टीपीआरएम और पीसीटी यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे आपका। तो इसका जो आपका आंसर है 43rd क्वेश्चन का वो है आपका बी, ठीक है। उसके बाद आपका अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो किस पर्टिकुलर उससे यहाँ पे डील करता है ये बता दो भाई। अब इसका जो आंसर है आपका 44th वाले का वो है आपका ए, कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन करा था उसको हटाने के लिए। फिर सेक्शन 66 ए जो था उसको स्ट्राइक डाउन करा गया था, किस केस के अंदर किया गया था। इसका भी आंसर आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि यहाँ पे डी है। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने जब देखा था ना उससे ही ये थोड़ा सा रिलेटेड आपका है।
तो ये रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 145(3) जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें जजेस का मिनिमम नंबर दिया है, जो कि एक उसमें पर्टिकुलर बैठ सकते हैं क्वेश्चन, मतलब अपना ये केस के अंदर। उसका यहाँ पे पूछ लिया कि लिमिट कितनी है भाई अपना। इसका आंसर आपका सी है कि 5 अपना यहाँ पे होता है। ठीक, फिर पूछा गया कि भाई जो पीआईएल होता है उसकी यूटिलिटी क्या है, बता दो जरा। अब यूटिलिटी के अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है, ये 3 चीजें इन्होंने दिया। इसका अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आप कर पाओगे, लेकिन इसका आंसर है सीधे सीधे डी। तो कोई भी क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है जिसके किस तरीके से आपको है कि भाई कंफ्यूजन हो रहा है, डी मार के चले जाओ। और मतलब गलत होने का चांस काफी कम है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड भी देखा जाए तो पास होने की काफी आसान इन्होंने इस बार मतलब ये रहती है अपना, ई बार काउंसलिंग एग्जाम की बहुत वो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो पिटिशनर है वो एक प्रोफेसर है जो पॉलिटिकल साइंस का, जिसको कि सब्सटैंशियल रिफॉर्म मतलब पूरा अपने क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। एक केस के अंदर कोई लाइन उन्होंने कोट करी है, तो इन्होंने पूछा कि भाई ये किस पर्टिकुलर केस रिलेट कर रहा है, बता दो जरा हम लोग को। तो इसके अंदर भी जो आपका 48 है उसका आंसर यहाँ पे बी है, डीसी बाजवा केस। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है उसका ये है कि जहाँ पे लीगल रॉन्ग या लीगल इंजरी हुई है, जहाँ पे एक पर्सन को बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, मतलब पूरा अपना ये पूरा फिर से केस का इन्होंने दे डाला है पूरा, वो भगवती जस्ट भगवती का पूरा कोर्ट इन्होंने दे डाला। और इसके बाद इन्होंने इसको लेके ये पूछा कि भैया बता दो किस पर्टिकुलर केस का ये अपना जो है यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, जो कोर्ट है आपका पूरा 49 क्वेश्चन है आपका। इसका जो आपका आंसर है अगर उसकी बात करें तो वो आपका सी है, एसपी गुप्ता से यूनियन ऑफ इंडिया का ये आपका केस है। उसके बाद सेक्शन नंबर आपका क्वेश्चन 50 आता है कि जो डेफिनेशन है मनी के जीएसटी के अंदर, मतलब क्या चीजें नहीं इंक्लूड यहाँ पे आपकी होती है बेसिकली। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ना एक्ट की अगर नॉलेज होगी तो थोड़ा सा बेटर इसको कर पाओगे, और आपने पढ़ा होगा जो अमेंडमेंट वगैरह हो रहा है उसके हिसाब से। तो आप अगर इसका आंसर देखने जाओगे तो वो आपका है बी की करेंसी जिसमें कि न्यूमरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे दी है, वो आपका उसके अंदर नहीं आएगी। फिर सेक्शन क्वेश्चन नंबर ये आपका 51 कि 279 ए जो आपका जीएसटी काउंसिल का है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब कौन कौन से बंदे उसमें होते हैं काउंसिल के अंदर। इसका यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर इसका है कि सी। यहाँ पर होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इसका मेंबर यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो डिफाइन मतलब कहाँ पे किया गया ये बता दीजिए भाई। तो जो 52nd आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका यहाँ पे बी कि 2H में डिफाइंड है, सीधी सीधी बात है। फिर सेक्शन अपना 53 पे आ जाते हैं कि जो वॉलंटरी थ्रोइंग और या फिर अटेम्प्ट टू थ्रोइंग एसिड है किसी पर्सन के ऊपर, तो वो ऑफेंस किस उसमें पनिशबल होगा आपका। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो वो आपका है ए 326 बी में पनिशबल है। फिर 54th क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ए जो था वो एक हैचेट के ऊपर काम करता है जिसको कि फ्लाई ऑफ करा, और वो मतलब कुल्हाड़ी चला रहा था, उसका जो लोहा था वो गिर के किसी से मर गया, कोई बंदा स्टैंडिंग बाय जो अपना जा रहा था। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन उसने नहीं रखा, तो ये बता दो कौन सा ऑफेंस के लिए वो लाइबल होगा, क्या होगा उसमें। 54th क्वेश्चन है, आंसर इसका आपका सीधे सीधे नॉट एन ऑफेंस होगा, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद अगले इस पे आते हैं 55 क्वेश्चन पे कि यहाँ पे ए जो था मतलब ये पूरा इन्होंने उठा के एक इलस्ट्रेशन दे डाला, फिर पूछा है कि भाई आईपीसी किस उसमें जो है यहाँ पे ऑफेंस नहीं जो है बेसिकली ए ने कमिट करा है, सिंपल सिंपल है। तो इसका भी जो अगर आप आंसर देखोगे तो वो आपका है बी का। ठीक, इसके बाद इंडिया डेट इज भारत शैल बी, इसके बाद ये पूरा इन्होंने पूछ लिया। अभी थोड़ा सा हमारा चल भी रहा है कि भारत इंडिया के नाम पे थोड़ा सा ना डिबेटेबल है मामला। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आप अगर देखोगे तो इसका आंसर आपका सी है, यूनियन ऑफ स्टेट, सीधा सीधा। फिर इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे श्रीराम फर्टिलाइजर्स केस का पूछ लिया कि भैया यहाँ पे बता दो आंसर इसका क्या है। तो यहाँ पे अगर आपने ये केस पढ़ा होगा तो आराम से इसको आंसर कर पाओगे। बट उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आंसर इसका ए है, सिंपल सिंपल। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 58 को कि अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर अ पर्सन इज लॉफुली, मतलब बेसिकली सेक्शन की पूरी वो बता दिए। तो बता दो कि जो प्रिंसिपल है इसको क्या बोला जाता है। सेक्शन 70 के अंदर आपको खोल के बेसिकली पढ़ लेनी है, वहां से आपको आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। आंसर इसका है यहाँ पे सी। ठीक, फिर अगले उस पे आते हैं कि एक एग्रीमेंट क्या होता है, बता दो भाई। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, सिंपल एज दैट। फिर सेक्शन 60 क्वेश्चन 60 पे आते हैं कि अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट जो एक्सप्रेशन लैंड है वो क्या इंक्लूड करता है, सिंपल सी बात है। इसके अंदर भी आपका आंसर एक डी है, ऑल ऑफ दी अबव। तो काफी हद तक वो हो गया कि एक अपना जो एक वो चल रहा है सीरीज एक अपना कि डी वाले ऑप्शंस काफी हद तक आंसर ऑल ऑफ द अबव वाले वो भी आप देख पा रहे हो। 61 पे आते हैं। 61 के अंदर है कि टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट और एरेबल लैंड प्रोसीजर व्हेन डिफरेंसेस ऑफ कंपोजिशन एग्जिस्ट, मतलब ये आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर किस चीज के उसमें किस आपके सेक्शन में दिया है। इसका सिंपल सा सेक्शन बेस्ड आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सी आपका इसमें आंसर हो गया। फिर सूट्स बाय इंडिजिनियस प्रिंसिपल डेल्ट अंडर किस ऑर्डर के अंदर भाई ये डेल्ट अपना किया गया है, आपका इसका आंसर जो है वो आपका है 60, ये आपका ऑर्डर नंबर 33। तो आपका ये 62 क्वेश्चन का आंसर हो गया बी अपना।
फिर यहाँ पे 63 क्वेश्चन है कि ड्रेस जस्टिस रेवेंसी ऑफ फैक्ट जो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ सेक्शन, वो किस सेक्शन के अंदर डेल्ट होता है। 63 क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे तो ए यहाँ पे आपका रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगले आगे के क्वेश्चन की थोड़ा सा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर कि अमंग अदर थिंग्स जो फंक्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कि वो स्टैंडर्ड ले डाउन करेगी, तो वो किस चीज के अंदर भाई दिया हुआ है, किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो वो आपका ए रहेगा, सेक्शन 7 के अंदर दिया है। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जस्टिस एबट पेरी 7 लैम्स ऑफ एडवोकेसी, भाई यहाँ पे क्या है 7 लैम्स बता दो जरा। ये एडवोकेसीज एक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो आप आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है। अगर 65 का अगर हम लोग आंसर की बात करें तो वो आपका बी रहेगा। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं वो आपको बताना है, तो उसका जो आपका कंपनीज एक्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इसका आप देखोगे तो ये आपका यहाँ आंसर 3 होना चाहिए। फिर एक एसोसिएट कंपनी रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस क्या मतलब होता है उसका ये बता दो। तो इसका भी जो आपका आंसर है वो आपका है बी, एक कंपनी जो कि यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस जो है सिग्निफिकेंट यहाँ पे है, बट जो है वो सब्सिडरी कंपनी मतलब वो नहीं है हैविंग सच इन्फ्लुएंस जो कि इंक्लूड कर रहा है जॉइंट वेंचर कंपनी को, मतलब वो उस तरीके से हो गया, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये अपना 68 पे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लीगलाइज करा विल्स ऑफ पैसिव एक्सचेंजर को किस मतलब केस के अंदर, ये बता दो आप भाई। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे 68 के अंदर आंसर आपका बी होगा, कॉमन कॉज का काफी अच्छा ये केस था, सिंपल सा क्वेश्चन था काफी। फिर सेक्शन 310 भाई किस बारे में बात करता है, बेरैक बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर का आंसर हो गया आपका डी, प्लेजर एंड रेफरेंस टू अपना सिविल सर्वेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 70 आता है राइट टू नो एंटीसीडेंट्स ऑफ अ कैंडिडेट इलेक्शन फ्लो, ये आपका किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर का पार्ट बनता है। इसका जो अगर आप आंसर देखोगे तो आपका है 91 ए के अंदर राइट टू आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है ये। फिर प्रियम्बल के अंदर जो एक्सप्रेशन है लिबर्टी वो किस उस वर्ड के साथ फॉलो करा गया प्रियम्बल के अंदर, प्रियम्बल अगर आप खोल के देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप बात करते हो आंसर की, तो आंसर है आपका पी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट जीरो कूपन बॉन्ड मींस क्या भैया उसका वो है, ये पूछा गया है। अब इसको अगर आप देखोगे बैराक के अंदर से थोड़ा सा इसका या तो आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना वैसे अगर आपको पता हो तो वो है। इसका अगर हम लोग वैसे ही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ऑल ऑफ द अबव डी होना ऑब्वियसली बनता है, तो अगर आप नहीं भी जानते तो डी मार के चले आओ, कोई बात नहीं। फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी आर इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे आंसर आपका है ए कि ये 101 आपका जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू ये अपना आया है। फिर ए ने एक्यूज किया गया वेजिंग वॉर, मतलब पूरा पूरा एक अपना इलस्ट्रेशन दे दिया, बताओ भैया ये किस जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन है उसमें ये आएगा आपका, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप आंसर की बात करते हो तो आपका ये आंसर आपका बी है, सिक्स उसमें आपका आएगा सेक्शन 6 के अंदर। फिर 110 जो आपका एविडेंस एक्ट है वो डील करता है किस उसके साथ, ये बता दो बस अपना, इसका आंसर आपका सी रहेगा। फिर सेक्शन आपका ये क्वेश्चन नंबर 76 में कि सेक्शन 113 जो आपका एविडेंस एक्ट का है वो डील करता है किस चीज के साथ, बेरैक बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल सा है। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का रहेगा डी, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, सिंपल एज दैट। फिर सेक्शन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 77 की विद द फॉलोइंग केस ऑफेंस ऑफ सेडिशन के अंदर ये आपका ये मतलब दिया हुआ है कौन सा अपना नहीं है, इसका आंसर भी ऑब्वियसली आपका डी है 77 का, कि सारे ही केसेस जो ऊपर के वो सारे के सारे आप इसके अंदर मान के चलोगे। फिर डिलिबरेट और मलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस, मतलब ये पूरा वो दे दिया गया कि भाई ऑफेंस बता दो कौन सा है, सिंपल एज दैट। इसका भी अगर आप आंसर की बात करो तो बी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, सेक्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 79 आता है कि सेक्शन 29 आपका जो सीआरपीसी का है उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है वो जो है ऑथराइज्ड बाय लॉ सेंटेंस पास करने के लिए एक्सेप्ट किस पर्टिकुलर केस में, तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो वो है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव में, सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पे सूट फाइल बाय एन एलियन अंडर सीपीसी जो किस उसके अंदर डेल्ट होगा, इसका अगर आप आंसर देखोगे तो वो आपका है डी, सेक्शन 83 के अंदर। फिर 81 पे आते हैं एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर एक्ट, इतना इतना। सेक्शन 46 आपका रिकवरी ऑफ अमाउंट जो जजमेंट क्रेडिटर होता है उसको लोन किस चीज के लिए, मतलब क्या उसको बोला जाता है बेसिकली उस चीज को, तो वो आपका जो है वो आपका बी रहेगा आंसर, गार्निशी ऑर्डर उसको कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 82 पे आते हैं कि सेक्शन 88 जो है डेट ऑर्डर आपका 35 ऑफ सीपीसी, ये आपका डील करता है किस चीज के साथ में ये बता दो आप। तो बेरैक बेस्ड क्वेश्चन है सीधा सीधा, इसका भी अगर आप देखोगे तो आंसर आपका इसमें है इंटरप्लेटर सूट, सीधा सीधा। फिर विस मेजर क्या होता है भैया ये बता दो, सिंपल एज दैट, मतलब क्या होता है उसका, इसके अंदर भी आपका आंसर ऑब्वियसली एक्ट ऑफ गॉड है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। फिर द क्लासिकल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्ट
ऑफ स्टेट इन टॉट मीन्स आपकी मतलब आउट ऑफ स्टेट क्या होता है वो आप डिफाइन करो। इसका भी अगर आप आंसर देखोगे ए होता है कि जो सॉवरेन होता है वो एक कंट्री है जो कि चैलेंज या कंट्रोल या इंटरफियर मतलब बेसिकली वो अपना म्यूनिसिपल कोर्ट के द्वारा उसमें नहीं हो सकता। फिर टॉट्स का अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आता है कि जो टॉट्स है उसमें एक पर्सन जो कि एड काउंसिल डायरेक्ट या ज्वाइन नहीं हो रहा है कमिटेड ऑफ लॉफुल ऑफेंस में आर नोन एज मतलब क्या उनको कहा जाता है। इसका भी अगर आप आंसर देखोगे तो बी आपका होगा ज्वाइंट टॉट फीजर्स इनको कहलाता है। फिर एमसी मेहता ऑफ इंडिया का जो केस है वो किस पर्टिकुलर यहाँ पे श्रीराम फर्टिलाइजर्स वाला किस चीज से यहाँ पे रिलेट कर रहा है ये अपना बता दो। सेक्शन नंबर 80 क्वेश्चन 86 का है तो आंसर यहाँ पे ओलियम गैस लीक हो गया। फिर एक ही कृपया का केस पूछते हैं कि भाई बता दो किस से रिलेट कर रहा है। कि सारे आपके साथ जो है उस टाइप के केसेस हैं हिस्टोरिकल वाले जो आपको पढ़ने होते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप पढ़ते हो। इसका भी अगर आप देखोगे आंसर तो आपका ए मिलेगा लाइक्लीहुड ऑफ बायस का। फिर जुडिशियल कंट्रोल डिग्रेडेड लेजिस्लेशन मे बी एक्सरसाइज ऑन द ग्राउंड किस ग्राउंड पर उसका आप एक्सरसाइज करोगे। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो आपका डी रहेगा ऑल ओवर द अबव। सिंपल सिंपल है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपका जो प्रिंसिपल है जुडिकाटा को किस उसमें दिया हुआ है। आंसर बहुत ही सिंपल सा है भाई अपना सी का सेक्शन 11 में दिया हुआ है। फिर सेक्शन 14 और सीआरपीसी डील करता है किस चीज के साथ ये बता दो। ये भी आपका बी हो गया सिंपल एज दैट। फिर ए जो है डेलीकेट रिजाइड करता है और पब्लिश करता है कलकत्ता में डिफेमेटरी स्टेटमेंट तो भाई उसको कहाँ पे ये सू कर सकता है। सिंपल सी बात है तो प्लेस ऑफ सुइंग का क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा सीधा। इसका भी आंसर आप देखोगे तो अपना डी रहेगा इधर कलकत्ता या फिर दिल्ली में। फिर मेयर इलीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक डज नॉट पर से स्पेल अनजस्टिबिलिटी मतलब ये अपना वही कोड दे दिया किसी केस का बता दो किस केस का ये अपना क्वेश्चन आ गया। आंसर इसका सी है। फिर अगला है कि जो वर्कमैन है वो अग्रीव्ड है मतलब इस आपके उसके लेबर लॉ क्वेश्चन है ये पूरा आपने दे दिया। तो यहाँ पे पूरा एक अपना सिस्टम इन्होंने समझाया कि ये पूरा पूरा हुआ है। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो बी आपका आंसर यहाँ पे हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है वो भैया कॉन्स्टिट्यूट किस ईयर में हुई थी। सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे दाग दिया है। इसका आंसर आपका जो है वो है आपका ए 1988 में आपका हुआ था। फिर जो लिमिटेशन पीरियड है एप्लीकेशन जो कि 3 फोरम्स का एंटरटेन कंप्लेन अगर आप करवाने जा रहे हो कंज्यूमर फोरम के अंदर तो वो आपकी क्या है। तो उसका अगर आप आंसर देखोगे 95 का तो वो आपका डी है 2 साल का अपना ये होता है जिससे कॉज यहाँ पे अराइज हुआ है। फिर सेक्शन 82 आपका आईपीसी का जो है उसके अंदर कहा गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस अगर वो एक बच्चा जो है वो अगर बी 7 साल का है उससे छोटे का है तो उसके ऊपर यहाँ पे माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं करा। फिर आगे उससे डेडली स्टीफन पूछा इन्होंने सीधा सीधा कि भैया उस केस के अंदर क्या प्रिंसिपल यहाँ पे लाया गया था सीधा सीधा बता दो। आंसर इसका यहाँ पे है आपका ए पूरा पूरा किलिंग एन इनोसेंट मतलब किसी इनोसेंट को मार के उसकी लाइफ सेव करना सेल्फ डिफेंस नहीं होता नेसेसिटी को उसमें कहलाता है वो। फिर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 98 हो गया कि ऑन एंड फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सेक्शन है कितना ज्वाइंट फैमिली में जो मिताक्षरा डॉटर है उसको जो राइट है वो अपना किस मतलब इसी के कौन से सेक्शन के थ्रू सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पे मिला है वो राइट अपना। तो इसका आंसर आपका ए हो गया सेक्शन 6 सिंपल से अपना हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 5 जो है आपका एचएमए का वो किस चीज को रिलेट करता है वो आप बता दो। जिसका आंसर हो गया डी कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। फिर 100 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपका जो मैरिज होता है बिटवीन अ गर्ल जो कि 22 साल की है और उसके मैटरनल नकल जो कि उसके बेटे हैं बेसिकली मामा के वो 23 अपने साल के। तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या रहेगा उसका क्या स्टेटस होगा। तो उसका आंसर है सी कि वो वॉइड ना होगा। चलिए अब डिस्कस करना शुरू करते हैं ऑल इंडिया बार 16 का पेपर को। यहाँ पे देखिए आपको जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया कि भाई तो हिंदू मैरिज एक्ट है ये क्या चीज अलाउ करता है कि जब एक पिटीशन यहाँ पे फाइल हो रही है डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो कि कोर्ट के थ्रू यहाँ पे पास कर दी गई है फिर बाद में ये अप्लाई हो कैसे हो क्या हो उसको लेकर क्वेश्चन है। आंसर इसमें आप देखोगे तो सी है कि ये परमिट नहीं करता ऐसा किसी पार्टी को। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसके अंदर जो ये नेचर है इन ऑफेंसेस का वो क्या होता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका सी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ये आपके यहाँ पे होते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है वो किस टाइप की प्रोसीडिंग आपकी यहाँ पे होती है। इसका आंसर आपका यहाँ पे है बी क्वाज़ी जुडिशियल टाइप की प्रोसीडिंग्स होती है ऑब्वियसली। इसके बाद एक एड हॉक आर्बिट्रेशन यहाँ पे क्या होता है इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। आपने अगर मान लो ये एड हॉक आर्बिट्रेशन पढ़ा है कि क्या होता है कैसे होता है तो आप इसको आंसर कर पाओगे बहुत आराम से। इसका आंसर अगर आप ऐसे देखोगे तो ये है ऑल ऑफ दी अबव यानी कि ए बी सी यहाँ पे डी में दिया हुआ इसका ये आंसर है। फिर क्या है पूछा गया है कि मीन प्रॉफिट कहाँ पे डिफाइंड है भैया। तो इसका आंसर आपका सीधे सीधे है डी कि 12 क्लॉज 2 में डिफाइंड है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कितने टाइप ऑफ प्रिजम्पशंस हैं जो कि क्लासिफाई करे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के
द्वारा में। इसका आंसर जो आपका है वो है आपका डी, कि ऑल ऑफ देम, यहाँ पे सारे के सारे प्रिजम्पशंस को यहाँ पे अलाउ करा गया सुप्रीम कोर्ट को कि वो इस तरीके से क्लासिफाई करके तो सारे के सारे वो यूज कर सकती है। फिर क्या है, व्हाट इज लीगल, मतलब जो लीगल यहाँ पे डिसीजन था, लीडिंग डिसीजन मेनका गांधी केस में, वो यहाँ पे क्या था, किस चीज के ऊपर बेस्ड था, मेनका गांधी केस का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका आंसर आपका है यहाँ पे ये राइट ऑफ हेयरिंग को लेकर यहाँ पे वो ये था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एडवोकेट्स एक्ट कब फोर्स में भैया अपना आया, तो आप बेरा एक्ट खोल के ऑब्वियसली बात इस क्वेश्चन को देख सकते हो। आंसर यहाँ पे है ए, 19 मई 1961 को आया था। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपसे एक वो दे दिया गया कि भैया देखो, एक रेलवे एम्प्लॉयमेंट था जिसको कि बस एक्सीडेंट में उसकी मौत होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके जो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स है किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कंपनसेशन यहाँ पे सीख कर सकते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पे है डी, कि यहाँ पे ये आइदर ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, आप मतलब आपका मोटर व्हीकल ऐप और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट दोनों में से किसी में भी ये अपना कर सकते हैं। फिर क्या है, जो आपका कास्टिंग काउच होता है बॉलीवुड के अंदर, वो किस टाइप के ऑफेंस का ये एग्जांपल आप कह सकते हो कि ये है आपका। इसका आंसर आपका है बी, कि ये सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पे होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो सेक्शन 2 है एमवी एक्ट का, वो मोटर कैब को डिफाइन करता है, तो वो मोटर कैब कितने पैसेंजर कैरी कर सकते हैं, इस बारे में आप भैया हमको बता दीजिए। तो इसके अंदर ये आपका बेयरैक रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप देखोगे। इसका आंसर आपका डी है कि 6 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर यहाँ पे ये अपना होगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये पूछा गया है कि जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो कितने मेंबर्स के द्वारा कंपोज है, बेयरैक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर अगर आप देखोगे तो आपका बी है, 5 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। फिर आपको जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि जो हिंदू प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वाला पोर्शन है वो आपका कितना होता है यहाँ पे है। बेयरैक बेस्ड क्वेश्चन है सीधा सीधा। इसका भी अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर आपका यहाँ पे है सी, 20 सेक्शन 23 के अंदर ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा गया अगले केस जो आपका क्वेश्चन है उसमें कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो पर्टिकुलर केस था, किस केस के अंदर में यहाँ पर जो आपका अटेम्प्ट होता है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पब्लिक लिबर्टी, उसमें आपका हेल्थ एंड अदर हाइजीनिक कंडीशंस भी आती है, ये किस चीज में बोला गया था। इसका भी जो आपका आंसर है वो आपका है ए, रूल एंटाइटलमेंट, मतलब लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था ये। इसके बाद ये आपका इंटरनेशनल लॉ का एक क्वेश्चन आ गया, ये सॉरी इन्वायरमेंट लॉ का, कि भैया बेजल कन्वेंशन जो था वो इनमें से किस उसका पार्ट है, किस कन्वेंशन में बेसिकली इसको ये बताया गया था। तो इसका भी आंसर अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे डी होगा, कंट्रोल ओवर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेट एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है। इसके बाद जो साइबर क्राइम होता है उसका नेचर यहाँ पे इन्होंने पूछा है, उसका भी आंसर आपका सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो बी है कि इंटेंजिबल नेचर का ये आपका होता है, ऑब्वियसली बात है। फिर सीपीसी जो आपका है उसमें फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन क्या है भाई, आप ये बता दो, ये भी बेरैक बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो आपका बी है कि ये कोर्ट जो कि सिचुएटेड है आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड जिसको कि यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं करा गया है बाय द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अथॉरिटी के अंडर। फिर अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 18 की जो मिसयूज है पीआईएल के मैकेनिज्म्स का, उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो इसका भी अगर आप आंसर देखोगे तो आपका ये रहेगा कि जो भी आपके फाइलिंग हो रहा है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, चाहे ऑब्लिगी मोटिव के लिए, पब्लिसिटी के लिए, तीनों ही मैटर्स यहाँ पे मिसयूज माने जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो गया। फिर क्या है, व्हाट इज meant बाय अल्ट्रा वायस प्रोसीजर, आपकी प्रोसीजरल अल्ट्रा वायस बेसिकली प्रोसीजर जो आपका होता है वो आपका क्या होता है। इसका आंसर आपका यहाँ पे देखिए, फिर वही जो पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे बोथ ए एंड बी आंसर यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि नॉन ऑब्जर्वेंस होता है प्रोसीजरल नॉर्म्स का एक चीज, और दूसरा जो होता है नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल मेकिंग अथॉरिटी, और हेंस वो अपना वाइड हो जाता है जो पूरा केस है वो, ये दोनों चीजें इसमें हो गई। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 की जो ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ है वो अपरेंट ऑफ फेस ऑफ रिकॉर्ड है, ये किस पर्टिकुलर रिट से यहाँ पे कनेक्टेड है, किस रिट की भाषा में इसको यूज करा गया है। यहाँ पे सीधे सीधे आपसे ये पूछा गया है, अगर आप इस पर्टिकुलर उसका आंसर आप देखोगे तो ये आपका मिलेगा डी, कि ये रिट ऑफ सर्शरारी का आंसर यहाँ पे सीधे सीधे बन गया। फिर क्या है, यहाँ पे जो आपका सीपीसी है, आपको बेसिकली ये देखो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, अब इसमें देखो टाइम लगता है कि आप गए बैराक के अंदर से आपने 2 या 3 अगर एक बार पकड़ लिए ना, अगर आपको पहले से ही आता है कि भाई किस सेक्शन में क्या दिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना कोई बहुत यहाँ पे कठिन वो नहीं है, ठीक है। आपको बस चेक करना है कि कौन सी चीज यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इट। इसका भी अगर आप बात करोगे आंसर तो आपका यहाँ पे सी है, सेक्शन 9 है पिक्यूनियरी जुडिक्शन, ये थोड़ा सा आपका मिसमैच है। उसके बाद यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड होता है एक्सपेडिशन जुडिशियल ऑफ सूट्स के लिए, वो किस पर्टिकुलर उसमें दिया हुआ है, स्पेसिफिकली फैक्ट किस सेक्शन में दिया हुआ है भाई, ये हमें बता दो। तो इसका भी जो आंसर है वो आपका है सी, 12 महीने का यहाँ पे ये होता है, सिंपल सी बात है। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो यहाँ पे
इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास कर सकता है, कितने अपने टाइम के लिए, सीधा सीधा ये पूछा गया। तो इसका भी जो आपका आंसर है वो है आपका कि आप जो है नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स यहीं तक का अपना ये पास कर सकते हो। फिर अगला क्या है कि हार्बर अगर आप कर रहे हो एक ऑफेंडर को जो कि एस्केप हो गया था कस्टडी में से, या फिर जिसका एप्रीहेंशन था कि हमें ऐसा वो है, तो ये बेसिकली किस पर्टिकुलर उसमें आईपीसी के सेक्शन में डील ये अपना होगा। 24वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका ये हो गया बी, 216 में डील होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम एक्टस नॉन फैसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है भाई ये बता दो। तो मैक्सिमम वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, ऑब्वियसली बात है। इसका आंसर अगर हम लोग बात करें तो ए है कि देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 73 है आपका आई इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किस पर्टिकुलर यहाँ पे केस से रिलेट कर रहा है। तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, किस सेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। तो इसका भी अगर आप आंसर देखोगे तो आपका ये हो गया सी, हेडली वर्सेस बैक्सनडेल का केस यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो रिकवरी होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो आप सीपीसी के अंदर जब आप ऑब्टेन करना चाहते हो तो कितने मतलब महीने के अंदर आपको ये चीज करनी है, ये चीज पूछा गया यहाँ पे। इसका आंसर आपका ये हो गया कि विद इन 6 मंथ्स आपको ये काम करना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे ये देखते हो कि जो आप बेसिकली बात करते हो कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट अंडर LARR एक्ट, ये आपका किस में आपका होगा, किसके अंदर ये चीज होगी। तो इसके अंदर आपका जो 28वें क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका डी, स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपॉइंट करती है इस चीज को। फिर क्या है, एक जो बॉन्ड होता है अंडर सेक्शन 109 ऑफ सीआरपीसी, जो इसको कि हम लोग एज अ सिक्योरिटी बनाते हैं फॉर गुड बिहेवियर, ये सब एग्जीक्यूट जो है जब आप करते हो तो जो मतलब किस जो आपका टाइम पीरियड होता है वो आपका क्या होता है, उसकी बात यहाँ पे जब हो रही है तो उसका आपका यहाँ आंसर हो गया 1 साल की चीज की जाती है। फिर यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है ₹500 की, जो कि अगर मान लो पे नहीं कर पा रहा बंदा कोई 125 मेंटेनेंस के अंदर, इस चीज को रिमूव कहाँ पे किया गया, मतलब किस साल बेसिकली इसको रिमूव कर गया ₹500 वाली मैक्सिमम लिमिट को। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका सी, 2001 में इस चीज को रिमूव किया गया था सीआरपीसी में से। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि जो वीपो टर्म है आपका, जो आपका आईपीआर से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एग्जैक्टली जो फुल फॉर्म है वो अपना भाई बता दो। इसका आंसर आपका है बी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सीधे सीधे इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है वो कितने लोगों पे, ये बेसिकली इनकम टैक्स क्वेश्चन है, किसके ऊपर ये अपना एप्लीकेबल होता है। इसका आंसर है कि सारे जो आपके लोग होते हैं एसएससी, मतलब वो लोग जो कि अपना टैक्स वगैरह का वो कर रहे हैं, इन सबके ऊपर अप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी होती है वो अराइज कहाँ पे होती है बेसिकली। तो उसके अंदर आप अगर देखोगे तो इसका आंसर जो है आपका तो वो है आपका बी, कि जहां पे एक इंटेंशन होता है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, वहां पे ये चीज होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो प्रोविजंस होते हैं सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी के, वो किस नेचर के होते हैं। बेराक बेस्ड क्वेश्चन है वैसे आपका ये, और थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो तो आप थोड़ा सा कर पाओगे इसको। इसका आंसर है आपका बी कि मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि जो कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा होता है वो किस सेक्शन के अंदर आपका भैया दिया हुआ है। इसका आंसर आपका हो गया सीधा सीधा बी कि एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 में दिया हुआ है। फिर सेक्शन नंबर 36 पे क्वेश्चन 36 पे आते हैं। इसमें यह है कि जो फेमस प्रोनाउंसमेंट आई दिल्ली हाई कोर्ट की रिगार्डिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किस सेक्शन में आपका दिया हुआ है, मतलब ये पर्टिकुलर जो केस है ये कौन सा है जिसमें कि 337 को यहाँ पे रिवर्स करा गया था, इसकी उसको दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को वो किया गया था, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसका भी जो आपका आंसर है वो है आपका डी कि सुरेश कौशल से नास फाउंडेशन के केस में ये काम किया गया था। फिर जो रेफरेंस यहाँ पे है आर्बिट्रेशन का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर, वो किस सेक्शन में आपका दिया हुआ है ये बता दो भाई हमको। आंसर इसका हो गया कि भैया देखो सेक्शन नंबर 8 के अंदर ये चीज दी हुई है। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 की, कि यहाँ पे जो आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है वो बेसिकली किस टाइप के उसमें जो है अप्लाई करता है, ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर होता है किस उसमें अप्लाई करता है, ठीक है, मैटर किस चीज में करेगा। तो आप अगर इसमें बात करोगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो है कि ऑल ऑफ द अबव, कि सारी ही जितने भी आपकी ये 3 चीजें होती है इसमें ये आपका जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है किसी भी पर्सन का, उसके अंदर उस ऑफिस मतलब उस केस में मैटर करेगा। फिर क्या है, जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे अवेलेबल है किस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर, भाई हमको ये जरा बता दो, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका आंसर है यहाँ पे ए कि 1, ये आपका ई में 19 क्लॉज 1 ई में ये आपका जो राइट है वो उतना दिया हुआ है, सिंपल एज दैट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि एविडेंस एक्ट के अंदर जो एडमिशन है वो किस पर्टिकुलर अपने सेक्शन में डिफाइंड है।
तो उसकी आप जब बात करो क्वेश्चन नंबर 40 की, तो आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए कि 17 में आपका ये आंसर आप बेसिकली डिफाइंड है, वेराग बेस्ड क्वेश्चन था। फिर ये यहाँ पे फिर से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपका आ गया कि भैया देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये किस केस में हेल्ड किया था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको अलाउ किया जाएगा कि वो रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे देख पाए। जिसकी भी अगर आप आंसर की बात करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे है ए, कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी, सिंपल एज दैट। 42nd क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक पार्टी है जिसने ऑब्टेन करा कोई ऑर्डर कि वो लीव कर दे अमेंड, जो मतलब जो लीव जो होती है ना आपको ग्रांट करता है कोर्ट की, आप लीव उसको अमेंड कर पाओ, जो कि यहाँ पे अमेंड हुई है सेम विद इन हाउ मेनी डेज उसको करना है, वो बेसिकली अलाउ नहीं करेगा कोर्ट विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। बेसिकली जब वो काम अमेंड करने का नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए वो चीज कहाँ पे ये बेसिकली दिया हुआ, मतलब कितना आपका डेज का मामला है वो आपका बेसिकली बात हो रही है। तो उसके लिए आप अगर चेक करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा कि भैया देखो यहाँ पर आपको जो है बेसिकली 14 डेज मिलते हैं इस काम को करने के लिए। उसके बाद आपका 43rd जो क्वेश्चन है उसमें बात होती है कि जो पनिशमेंट होती है एडवोकेट्स के लिए जो मिसकंडक्ट करते हैं वो कहाँ पे दी हुई है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे सी है कि 35 जो आपका सेक्शन है उसमें ये चीज आपका दिया हुआ है यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि जो आपका सेक्शन किस सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंदर जो प्रोफेशनल इंटेलिजेंस होती है वो यहाँ पे रहती है, मतलब उसका पूरे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे है। तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पे वो उसका है बी का, कि ये 304 ए के अंदर आपका ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला यहाँ पे बार काउंसिल ने अपनी तरफ से इसको डिलीट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन से हमें मतलब है नहीं भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 46 वाला, उसमें बात हो रही है कि परपेचुअल सेक्शन जो आपका इंजंक्शन होता है वो ग्रांट किस उसमें होता है। इसके अंदर मतलब जो आपका आंसर है 46 वाले क्वेश्चन का वो है आपका डी, कि ऑल ऑफ द अबव केसेस, मतलब आप देखोगे भाई पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है ऑल ऑफ द अबव को बेसिकली आंसर बना देने का, कि जहां पे डिफेंडेंट ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का, जहां पे नो स्टैंडर्ड नहीं बता पाया एक्चुअल डैमेज असर्टेन करने का, फिर जहां कंपनसेशन जो था वो एडवोकेट रिलीफ मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उस तरीके से। उसके बाद ये सारी चीजें बेसिकली हो गई। उसके बाद जो एक एडवोकेट होता है क्या वो अंडर ऑब्लिगेशन होता है रूल ऑफ लॉ के, वाला पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है किस, मतलब एक पूरी आपको लाइन दे दी, आप बता दो भैया किस केस के अंदर ये चीज कही गई थी, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर। इसका आंसर है आपका बी, ये आपका एलडी जैकवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते तो इसमें देखिए आपको बताया गया है कि जो आपका सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट के अंदर वो किस टाइप के मतलब किस प्रोविजन को यहाँ पे कंटेन करता है। बेरा बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये सीधा सीधा। इसका आंसर है आपका पी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जो होता है इसको ये सेक्शन 8 यहाँ पे होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए इसी का है कंपनीज एक्ट का, जो वेरिफिकेशन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो आपको रजिस्ट्रार को कितने दिनों में यहाँ पे फर्निश करना है विद इन द डे ऑफ जो आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके टाइम पीरियड की बात बेसिकली बात करिए। आंसर यहाँ पे आपका इसका है ए, 30 डेज आपका टाइम होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 50, जहाँ पे आप लोग को बात बेसिकली पूछा गया है कि जो साइबर लॉज होता है वो किस चीज से डील करता है। ये जो आपका देखिए क्वेश्चन ना, ये आपका थोड़ा सा ऐसा है कि आपको अगर पता है इसका आंसर तो आप कर पाओगे, वरना थोड़ा सा आपको साइबर लॉ बेसिकली पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसका आंसर भी आपका देखिए ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे सीधे पैटर्न वही फॉलो हुआ है आपका। अब ये आपका जो अगला क्वेश्चन है आपका लेबर लॉ का क्वेश्चन है कि भाई जो एक रेलवे एम्प्लॉई है जिसको कि इंजरी के थ्रू उसका वो हो गया, वो किसके थ्रू गवर्न यहाँ पे अपना होता है। इसका आंसर आपका यहाँ पे समझोगे सीधा सीधा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट के थ्रू आपका है। और इसके पहले भी अगर आप याद करोगे तो एक क्वेश्चन में यही सेम चीज थोड़ा सा सेम वर्ड पूछा गया था इसी पेपर में। फिर जो मिनिमम अमाउंट है कंपनसेशन जो कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर यहाँ पे पेबल होता है वो भाई अपना कितना है बता दो, ठीक। इसके अंदर अगर आप आंसर चेक करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे ये है सी, कि 1,40,000 रुपए आपको यहाँ पे भरना है। ये भी आपका बेरैक बेस्ड क्वेश्चन था। फिर एक कंपनी जो कि विश ये करती है कि भाई हम लोग यहाँ पे इंश्योर कर पाए कि हमारा कोई जो है लोगो किसी और की उसकी तरह ना हो, वो चीज क्या है उनका लोगो बेसिकली कैसे मतलब किस आईपी के उसके अंदर ये आता है। तो इसका आंसर आपका अगर आप देखोगे तो बी है कि ये ट्रेडमार्क आपका होता है, कि जो एक ट्रेडमार्क है वो आपका एक लोगो के तौर पे रहता है। फिर आपका जो सेक्शन आपका वो कौन सा है आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो कि डील करता है कि कमिटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कब से हो रही है। जी अब भाई मेरा एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आंसर आपका बी है सेक्शन नंबर 21। फिर आपका आ जाता है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 55 की जो सीआरपीसी है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है कि जो रेप यहाँ पे हुआ है उसकी मतलब जो रेप विक्टिम जो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही है वो किसको देगी। तो इसका भी अगर आप आंसर चेक करोगे
तो ये आपका रहेगा डी की जो वुमेन पुलिस ऑफिसर होती है या फिर कोई जो वुमेन ऑफिसर होती है, ये उसी के द्वारा किया जा सकता है, किसी और के द्वारा नहीं किया जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपको सीआरपीसी का है कि जो यहाँ पर सीआरपीसी के अंदर जो आपके समन्स होते हैं उसका क्या बेसिकली नेचर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका यहाँ पे सी है कि जो समन्स होते हैं वो यहाँ पे आइदर फॉर अपेयरेंस या फिर प्रोड्यूसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे करवाया जाता है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर आते हो, तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो हर पर्सन होता है जो कि एक मेंबर है डिफेंस सर्विस का या जो सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा है यूनियन के अंदर, वो जब वर्क कर रहा था एट द प्लेजर ऑफ किस बंदे के वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो गया बी की ये जो बंदा है प्रेसिडेंट के उसमें वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा ये गया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उससे रिगार्डिंग जो उसका पर्पज है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है भैया ये बता दो। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दे दिए गए, तीन आपका बेसिकली जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो दे दिए गए। आंसर अगर आप इसका जानोगे तो इसका आंसर है आपका ये डी वाला की फर्स्ट और थर्ड वाला आपका करेक्ट है। ठीक, फिर जो प्रोविजंस हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो कि सीपीसी के अंदर आपका होता है आउटसाइड कोर्ट अगर आपको करना है तो वो भैया आपका यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सीधे सीधे बी है, सेक्शन 89 में दिया है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में कब आया इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो आपका हो गया डी 1 सितंबर 1872 में आया था। फिर जो आपका 315 सेक्शन है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे क्या कहता है बिना कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सीधा, इसका आंसर जो है आपका वो है आपका यहाँ पर जो है सी वाला कि फर्स्ट और सेकंड जो दोनों स्टेटमेंट्स है कहीं ना कहीं वो दोनों ही सही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका प्राइवेट आपका पर्सन होता है उसको अरेस्ट यहाँ पे बेसिकली जब वो करता है तो वो किस टाइप के उसके लिए कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप आंसर देखोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका बी कि अगर कोई पर्सन नॉन बिलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उसके मतलब उसमें वो कर सकता है उसको अरेस्ट। फिर क्या है कि एक जो वारंट ऑफ अरेस्ट होता है वो रिमेन इन फोर्स कब तक रहेगा यहाँ पर, तो उसका भी अगर आप आंसर देखोगे तो वो आपका ये है कि जब तक कि आप उसको कैंसिल नहीं करवा दे रहे तब तक वो आपका वैलिड रहने वाला है, इसमें लैप्स होने का कोई चांस नहीं होता है। फिर आपका अगला क्या है कि भाई जो डिप्रिसिएशन होता है उसका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेट यहाँ पे कितना है, तो उसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है 20, यहाँ पे बी जो है 20% आपका रेट ऑफ यहाँ पे डिप्रिसिएशन ये आपका रहता है। उसके अगला क्वेश्चन देखिए फिर इनकम टैक्स एक्ट का है कि भैया सेक्शन नंबर 24 के अंदर जो यहाँ पर डिडक्शन होता है वो कितना होता है, तो उसका आंसर यहाँ पे हो गया आपका सी की 3/10 जो एनुअल वैल्यू होती है वो अपना डेप्रिसिएशन के अमाउंट में काउंट होती है। यह जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आप ये देखोगे कि जो रीजन मतलब बेसिकली स्टेटमेंट आपकी दिया गया ये पूछा गया कि भाई जो ये टेस्ट है आपका ये क्या है, तो इसका आंसर अगर आप बात करते हो तो ये आपका होगा ए कि यहाँ पे ये जो टेस्ट होता है ये आपका सब्जेक्टिव होता है जो कि बेसिकली वो होता है। उसके बाद हम लोग 67 के ऊपर आते हैं। बेसिकली जो पिछला वाला आपका क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप ने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो ही आप आंसर कर पाओगे, सीधी सीधी बात है। ये वाला जो आपका ये पूछा गया है स्टेटमेंट ये सेक्शन 11 से आपको जो आर्टिकल 11 से जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसका आंसर आपका हो जाता है डी, पार्लियामेंट के अंदर ये चीज होती है। फिर जो प्रोमिसरी स्टॉपिंग होता है वो आप किस गवर्नमेंट एजेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे लगा सकते हो, किस चीज में डिसाइड हुआ भैया गवर्नमेंट एजेंसीज क्या उसमें होता है, तो इसका अगर आप आंसर चेक करोगे तो वो आपका सी हो जाएगा कि ये वो नामी आल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। इसके बाद सेक्शन नंबर क्वेश्चन 69 है ये जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भैया किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है ये बता दो आप जरा, तो इसका भी आपका आंसर है डी 56 में प्रोवाइडेड है। फिर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 70 है कि जो शेड्यूल होता है सेकंड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट का तो वो किस चीज से डील करता है भैया ये बता दो, इसका आंसर आपका यहाँ पे हो गया डी कि ये लिस्ट ऑफ इंजरी जो कि डीम्ड है टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या डिसेबलमेंट उसके ऊपर ही बात होता है। उसके बाद सेक्शन आपको क्वेश्चन नंबर 71 आता है कि जो एडमिशन है वो आप किस पर्टिकुलर उसमें इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि वो जो लिया जाता है एडमिशन वो किस में होता है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका डी बोथ ए एंड बी, एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल दोनों ही आपका होता है। फिर जो आपका ये अगला वाला क्वेश्चन है इसको यहाँ पे हटा दिया गया था बार काउंसिल के द्वारा, तो इसको तो हम लोग को देखना है नहीं भाई, हमसे मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका मैक्सिमम है रिसेप्शन लिखते हो उसका मतलब भैया क्या होता है, तो वही मैक्सिमम आपने पढ़ी है इसका आप आंसर यहाँ पे कर पाओगे पढ़े होने पे कि इसका आंसर आपका वैसे ये आपका द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ ये आपका आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो कमेटी थी जिसने की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को यहाँ पे लाए थे वो लोग, वो किसके द्वारा यहाँ पे आपकी हेडेड थी, तो इसका आंसर जो है आपका ये रहेगा सी, जेएस वर्मा कमेटी जो आपकी थी, जेएस वर्मा जस्टिस जो थे उनके अंडर कमेटी को हेड करा गया था और उन्हीं के अंदर जो ये आपका था इसको वो किया गया था।
फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके अगर आप देखते हो कि ये पूछा गया है कि जो स्कीम है आपकी सीआरपीसी के अंदर, उसमें नॉन क्रिमिनल जो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो जो है आपके, अगर आप देखोगे तो किस उसमें आते हैं, पब्लिक रॉन्ग है, प्राइवेट रॉन्ग है, ये दोनों है कि नॉन ऑफ द अबव है, भैया ये बता दो सीधा सीधा। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर बी, कि ये जो है आपका प्राइवेट रॉन्ग आपका होता है आपके इसके हिसाब से। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका बार काउंसिल ने हटा दिया था, ठीक है, तो इसको भी हम लोग उससे मतलब नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है जो कि अडॉप्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था यहाँ पे। इसका आंसर भी आपको सीधा सीधा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज को ड्राफ्ट किया था। फिर क्या है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपका, वो यहाँ पे एलिमिनेट करी गई थी किस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के टेन्योर में। थोड़ा सा जीके में से आप कहोगे क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, वैसे थोड़ा सा मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं आपके। इसके अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी, की मुराजी देसाई की टर्म में ये काम हुआ था। फिर क्या है कि जो एक अक्यूज है वो जो है प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे अपना शेयर, जो कि बेसिकली अपने जो उसने रिसीव करा था रॉबरी के टाइम पर। ये जो मतलब ये पूरी जो लाइन है ये किस उसमें पॉलिटिक्स में एडमिसिबल होगी या फिर नहीं होगी, तीन आपको स्टेटमेंट्स दे दिए गए और इन स्टेटमेंट्स का अगर आप आंसर चेक करोगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आपका डी, की ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 80 आता है कि जो आपका रूल है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, वो किस पर्टिकुलर यहाँ पे जो आपका जजमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। तो इसका आंसर है आपका सी, रायलर वर्सेस फ्लेचर के केस में ये चीज आई थी। फिर 81 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी है वो किस पर्टिकुलर उसमें ले डाउन किया गया, तो भाई ये बता दो। तो उसका आंसर है यहाँ पे ये डेविस वर्सेस मान का केस था। फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 82 के अंदर यहाँ पे एक लाइन आपको दे दी गई, फिर पूछा कि भाई किस केस में ये आया था, हिंदू मैरिज एक्ट। ये हिंदू जो आपका लॉ है उसमें से ये जुड़ा हुआ है, मैरिज एक्ट नहीं, हिंदू लॉ से जुड़ा हुआ आपका ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आप आंसर चेक करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे है सी, सेसी अम्मल वर्सेस थाइयो अम्मल केस में ये चीज आई थी। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको अगर आप देखते हो तो एक जो प्लेट होती है वो जब ऑर्डर 4 रूल 1 में यहाँ प्रेजेंट की जाती है तो वो कितने से कॉपीज देने होते हैं उसकी बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। बेरैक बेस आपका ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसका अगर आप आंसर यहाँ पे देखोगे तो आपका आंसर है यहाँ पे बी, की डुप्लीकेट उसमें ये आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे मतलब का है नहीं, बिकॉज इसको यही बार काउंसिल ने वो कर दिया। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 85 की जो डिग्री पास होती है अगेंस्ट यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया फिर जो स्टेट, वो यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी जो होता है बेसिकली 82 के अंदर, वो यहाँ पे इशू किस उसमें की जाएगी। तो इसका अगर आप बात कर रहे हो तो इसका जो है आपका आंसर होगा ये यहाँ पे कि 3 मंथ ऑन डेट ऑफ डिग्री यहाँ पे उसको पास किया जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 86। इसके अंदर ये पूछा गया कि इसमें से कौन सी ऐसी डेट है जिसमें कि ऑपरेशन में आया था हिंदू मैरिज एक्ट। इसका यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ए, कि 18/1955 को ये आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 87 की आप बात करते हो तो उसमें ये पूछा गया कि जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ ये कौन कौन सी हिंदू सेक्शन एक्ट के अंदर यहाँ पे सेक्शन 30 के अंदर आती है, गवर्न क्या क्या होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर आप अगर आंसर देखोगे तो आपका डी रहेगा कि जितनी आपकी ये सब चीजें दी है सबके सब यहाँ पे आएंगे उसके अंदर। अगला क्वेश्चन फिर क्या है कि जो मिनिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स कितना है स्टेट बार काउंसिल के अंदर, कितने हो सकते हैं, उसका यहाँ पे बात की जा रही है। तो वो भी आपका सी है कि 25 बंदे ही हो सकते हैं, उसके आगे नहीं हो सकता। फिर ये पूछा कि स्पेसिफिक लीव एक्ट के अंदर भैया बता दो कितने चैप्टर और कितने सेक्शन आपके दिए हुए हैं, धीरे पूछा। इसका आंसर आप बात करोगे तो डी है, 8 चैप्टर और 44 सेक्शन आपके दिए हुए हैं। फिर जो आपका फ्रेज है पीआईएल, फाइल अ पीआईएल ऑस्टेंसिबली इन पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। तो इसका अगर आप आंसर चेक करोगे तो ये आपका है डी, कि आप जब फाइल करते हो पीआईएल तो ये यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, बट अगर इनके प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट में तो वो चीज वो नहीं होगी। फिर यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 91 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो फाइलिंग होती है पीआईएल का, उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, कोड यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बेसिकली उसके ऊपर बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका आंसर यहाँ पे है डी, कि बैकलॉग बढ़ता है, वेस्टेज होता है और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम जो होता है जेन्युइन केस को सुनने के लिए वो कोर्ट के पास रह नहीं जाता है। तो ये आपका कहना कि ऐसा क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल है और काफी हद तक गेस आप मार सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे आपका आता है। इसके अंदर आपको एक पूरा इलस्ट्रेशन दे दिया गया, फिर आपसे ये पूछा गया कि भाई ये पर्टिकुलर जो चीज है वो कहाँ पे सही होगी। इसका अगर आप आंसर की बात करोगे तो वो है आपका ए, सीधा सीधा, ठीक है, सेक्शन 98 से जुड़ा हुआ ये बेसिकली है आपका बेसिकली क्वेश्चन जो था बेरैक बेसिकली बेस हो गया ये आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका अरेस्ट होता है सर्टेन केसेस में, वो आपका किस आर्टिकल में दिया हुआ
है यहाँ पे ये से पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे है सी, आर्टिकल नंबर 22 में दिया है। फिर आपका जो आर्टिकल 300 ए है आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला, वो किस उसके थ्रू ऐड हुआ था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपको सीधे सीधे ए हो गया, 44th अमेंडमेंट में आया था। फिर इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन जो आपका एक्ट है, जो यहाँ पे अमेंड हुआ है सेक्शन 6 के द्वारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट आपका था उसके अंदर से ये आपका हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप आंसर चेक करोगे तो वो आपका है बी, यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 के थ्रू। फिर आपका जो 96 वाला क्वेश्चन है उसको यहाँ पे बार काउंसिल ने डिलीट कर दिया, उससे मतलब नहीं है। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे, कि जो यहाँ पे 465 है आपका सीआरपीसी, उसके अंदर मतलब यहाँ पे भी ये बेसिकली चीजें जो होती है, जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो क्योर किन केसेस में यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आंसर चेक करोगे तो ये आपका बी है, कि जहाँ पे रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग हुआ है एविडेंस का, जो कि एक ही केस में हुए थे, और जब एक ही कंपेरिजन केस में उसको डाल दिया गया तो उस केस में ये आपका होगा। इसके बाद जब आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो वो आपका पूछता है कि इसमें से कौन सा जो वो है स्टेटमेंट्स वो आपका डिनोवो ट्रायल्स के अंदर होल्ड ट्रू करता है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया बी, कि एक डिनोवो ट्रायल के अंदर जो कि लास्ट रिजॉर्ट बेसिकली होता है उसको उसमें किया जाना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिक पार्टनरशिप उसके लिए कितने जो है यहाँ पे जो फैमिलीज होती है उनको ये यहाँ पे बेसिकली कंसेंट होना चाहिए कि वो उसको अफेक्ट करे उस चीज को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 70% का। फिर लास्ट पूछा है कि जो कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी अगर है तो वो कितना इनकम टैक्स यहाँ पे देगी, तो इसका यहाँ पे आंसर है यहाँ पे 40% का। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं ऑल इंडिया बार का 17 पेपर को भी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टाइटल कहाँ पे लेट डाउन है, तो वो आपका आंसर है डी, 393 के अंदर आपको ये मिलता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आपके जो प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स थे वो किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, तो इसका आंसर आपका हो गया पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा। फिर यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट है आपका एंटिफिक्शन वाला वो किसके थ्रू आया था, इसका आंसर आपका सीधे सीधे बी हो जाएगा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। अगला यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ले डाउन किया था कि भाई जो लॉ होता है अगर वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर है तो वो लॉ होगा विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13+2, और उसको हम लोग पॉइंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, गोरखनाथ के केस में ये हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूसीसी क्या है आपका, तो वो आपका आंसर होगा बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर अगला क्वेश्चन था कि एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन, इसके अंदर आपको बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। फिर मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो आपको चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कि किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को इंटरप्रिटेशन अगर होना 143 के अंदर कितना आपको चाहिए रेफरेंस के लिए, तो वो आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टी, 5 जज आपको चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 ए यहाँ पे जो है किस पर्सन को डिप्राइव नहीं करा जाएगा अपना जो प्रॉपर्टी का है उसके हिसाब से ये चीज है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसका आपका आंसर आपका है ए, नो पर्सन का। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, सीधा सीधा यहाँ पे पूछ लिया गया है। उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखोगे आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, नन ऑफ दीज, इसमें आपका लॉ के उसमें नहीं आएगा। फिर आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, आपको यहाँ पे पूछ लिया गया। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सीधे सीधे ए रहेगा कि 7th शेड्यूल में ये सब चीजें दी हुई है। फिर अंडर आर्टिकल सेक्शन 82 83 आपको जो आईपीसी का है वो पनिशबल होते हैं जब किसी चाइल्ड के उसमें, तो उसमें आपका ये पूछा गया है कि जो सेक्शन के अंदर लैंग्वेज है वो आपकी बेसिकली क्या दी हुई है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी होगा कि जो 7 साल से कम का है पर 12 साल से ऊपर का है, सिंपल। इसके अंदर यहाँ पे 2 एसेंशियल्स बता दो भाई पीनल लाइबिलिटी की, आपसे पूछा गया थोड़ा सा, ये आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया, गिल्टी माइंड एंड लॉफुल एक्ट। फिर प्रोविजन ऑफ राइट टू डिफेंस जो है किसके अंदर आपका दिया हुआ है, किन आपके सेक्शन के बीच में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सीधे सीधे बी, यहाँ पर आपका 96 से लेके 106 के अंदर आपका ये चीज दिया हुआ है। फिर 14 पे हम लोग आते हैं कि जो कंसेंट होता है वो वायलेट कब नहीं होगा, सेक्शन 90 के अंदर। तो इसका आंसर भी आपका आप सीधे सीधे देख सकते हो कि आपका डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे फिर से वही पैटर्न रिपीट होते हुए आपको दिख रहा होगा कि ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ऑल ऑफ दीज भी है, यहाँ पे कहने का आंसर होता ही होता है। 15 वाला फिर हम लोग बात करते हैं कि जो डेथ ऑफ अ चाइल्ड होता है मदर्स वूम के अंदर इज नॉट होमिसाइड डिस्प्लॉयड अंडर विच पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ विच पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आई, मतलब ये आपका आईपीसी का दिया हुआ है। जिसके अंदर आप इसका आंसर देखोगे तो आपका ये बी है, एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ 299। फिर पनिशमेंट फॉर डेफमेशन, यहाँ पे सिंपल रिजल्ट होता है, टर्म को यहाँ पे पूछा गया कितनी आपकी यहाँ पे होती है, इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो गया, 2 साल का। फिर जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स होती है टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी, यहाँ पे किस टाइप का ये ऑफेंस आपका होता है, ये पूछा गया, इसका आंसर आपका सी हो गया, कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। फिर ए places men with firearms at outlets of building and tell
Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. बिल्डिंग छोड़ोगे तो मार दूंगा गोली। तो ये किस चीज का, ये आपका ऑफेंस जो है किस चीज का ये एग्जांपल हो गया। इसका आंसर है रॉकफुल कंफाइनमेंट आपका, ये भी आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो गया। फिर जो प्रोविजंस है आपके प्री बार्गेनिंग के अंडर चैप्टर 21A ऑफ सीआरपीसी वो एप्लीकेबल होंगे किस पर्टिकुलर यहाँ पे ऑफेंसेस में, जहाँ पे बच्चा जो है कितने साल से कम का, ये पूछा गया यहाँ पे। इसका अगर आप देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे है बी 14 साल। फिर सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है उसके अंदर सेक्युलर कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस, ये पूछा गया भाई आपका यहाँ पे मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर आपका जो केस था वो आपको बता रहा है, इसका आंसर आपका सी है कि मोहम्मद अहमद से शाहबानो बेगम के केस में ये हुआ था। फिर आपका पावर किसके पास होती है समरी ट्रायल को वो करने की, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज अबव, मतलब तीनों के पास ये पावर अपनी होती है। फिर क्या विच फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर सीआरपीसी 1973, ये पूछ लिया गया आपसे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आंसर आपका होगा ए, 61 से लेकर 90 के अंदर ये आपका रहता है। ये सारे आपके बेरैक बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर एक ऑफेंस बता दो फॉर विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज, किस टाइप का ऑफेंस भाई इसको, ये आपको कह रहा था, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आपको यहाँ पे बी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑब्वियस है। फिर इन अ समरी ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द कंप्लेंट वेयर इन द समन्स has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail, क्या entail करेगा ये चीज पूछा गया है। ये आपके बेसिकली बेयर एक्ट और समरी ट्रायल का जो एक आप कह सकते हो फीचर के टाइप से इसको यहाँ पे आपको पूछा गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे आ जाएगा बी, सीधा सीधा। फिर सपोज एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्या ऑप्शन है भाई यहाँ पे कंप्लेनेंट के पास, ये बता दो। इसके अंदर भी आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, कि वो अप्रोच कर सकते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को यहाँ पे वो कर सकता है अप्रोच। फिर एक पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आर्टिकल सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी, उसको अटेंडेंस ऑफ मेल उसकी जो है जरूरत है, और अदर प्लेस जहाँ पे रेजिडेंस उसका नहीं है, तो जो बेसिकली यहाँ पे क्या वो उसका रहेगा। तो इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका रहेगा सी, कि अगर 15 साल से वो है और 65 साल से अब है उस केस में। फिर इफ पर्सन समवन बेसिकली लाइव बिफोर अ कोर्ट ऑन एफिडेविट, उसको कैसे यहाँ पे एडवोकेट्स को वो किया जाएगा, सिंपल सा टैकल उसको किया जा सकता है यहाँ पे बेसिकली। जिसका अगर आप देखोगे तो इसका आंसर है आपका ए, की पर्जरी की एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल हो सकती है। फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी पनिश एज फॉलोज, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए इसके लिए, और इसके अंदर अगर आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे है डी, की सारी के सारी यहाँ पे चीजें करेक्ट है। फिर एक ऑर्डर जो होता है सीपीसी के अंदर जो कि टेम्परेरी इंजेक्शन का होता है, टेम्परेरी इंजेक्शन का होता है, वो आपका किस ऑर्डर में बेसिकली दोनों चीजें यहाँ पे दी हुई है, ये पूछा गया है। इसके अंदर आप आंसर देखोगे तो आपका रहेगा ये आपका बी, ऑर्डर 39 में दिया हुआ है। फिर ए के अंदर ए जो है प्रिजमन अहमदाबाद में, बी कैरी आउट करता है बिजनेस अपना दिल्ली में, बी जो है अपना एजेंट अहमदाबाद भेजता है और वहां से ए अपना गुड्स खरीदता है, और ए को रिक्वेस्ट करता है कि वो डिलीवर कर दे वेस्टर्न रोडवेज कंपनी से, ए डिलीवर करता है गुड्स अकॉर्डिंगली अहमदाबाद। और यहाँ पे ए जो है किस उसके लिए मतलब प्राइस ऑफ गुड्स के लिए कहाँ पे सू कर सकता है, ये आपको भैया बताना है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका सीधा सीधा है कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग जो होती है वो आपकी कहाँ पे होगी, ये बेसिकली बात यहाँ पे आ जाती है। तो इसका आंसर यहाँ जाएगा आइदर अहमदाबाद और दिल्ली के अंदर। तो ये आपका कह सकते हो कि उसका जो माफ करिएगा केस ये आपका उसका नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, माफ करिए सीपीसी का ही आपका है, वेरी सॉरी, ठीक है। फिर विच द फॉलोइंग सेक्शन अंडर सीपीसी यहाँ पे डील करता है रेज्यूटी काटा के साथ, भाई ये बता दो, सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो आपका बी है, सेक्शन 11 के अंदर दिया हुआ है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका फिर से आपको दिखाई देता है। इसके अंदर आपको बेसिकली वही बताया गया, तो इसके अंदर अगर आप आंसर देखोगे, ठीक है, तो वो आपका जो है ये आपका ए होगा, सीधा सीधा यहाँ पे। ये भी आपका ऑर्डर 21 से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, या फिर ऑर्डर 21 एक मिला के पूरा इलस्ट्रेशन टाइप से दिया है। तो इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीपीसी को, कि बैराक के अंदर से भी अगर आंसर निकालना थोड़ा टाइम लगेगा आंसर ढूंढने में, इसमें मैं ये आपको कह सकता हूँ। फिर आपका सेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे पर्सनल है जॉइंट फैमिली में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मॉर्गेजर के फेवर में, एक्स वाई के वाई जो है सूट फाइल करते हैं इनके खिलाफ में, समन सर्व करा सी को बट ए और बी को नहीं करा, वो अपीयर नहीं होते, एक्स पार्टी डिग्री यहाँ पे पास हो जाती है सबके अगेंस्ट में, ए और बी जो है सेट असाइड कर दिया गया, एक्स पार्टी डिग्री में जो असाइड यहाँ पे इसको डिग्री जो सेट असाइड करी गई है वो किसके अगेंस्ट में सेट असाइड करी गई है, जबकि उनके खिलाफ केस फाइल नहीं होता, उस केस से पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। तो इस केस में आपका अगर बात करते हो आंसर की, तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा सी, की एबीसी तीनों के उसमें वो हो जाएगी सेट असाइड। फिर यहाँ पे सीपीसी का एक और क्वेश्चन है कि फॉलोइंग यहाँ पे डील करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स केस में किस पर्टिकुलर
मतलब किस पर्टिकुलर सेक्शन में ये चीज आपकी 34th क्वेश्चन में पूछा गया कि दी हुई है। इसका आंसर आपका यहाँ पे है सी 26 का दिया हुआ है। फिर अगला ये आपका है कि जो डिफेंडेंट है वो कितने दिन में डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन जो है उसको यहाँ पे प्रेजेंट होना है अपना रिटन स्टेटमेंट मतलब ये अपना WS फाइल करने के उसमें सीधा सीधा पूछा गया है। ये आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेरैक बेस और ये आपका आंसर यहाँ पे होगा बी 30 दिन का टाइम होता है। फिर यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है कि इन चारों में से भाई इसमें आपका फर्स्ट फिर सेकंड अभी ना सीपीसी का ही आपका एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया काफी या सीपीसी के आपके मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपको दिखाई थोड़े से पड़ेंगे। इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि ऑर्डर जो आपका 6 है उसके अंदर प्लीडिंग का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे है सी बोथ प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट सीधा सीधा हो जाएगा। फिर विच द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी की सीधे सीधे पूछा गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑर्डर 22। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रजिस्टर्ड होता है वो डिस्कस करा गया है विद सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर। तो इसका भी अगर आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर जो है इसका यहाँ पे दिखेगा बी सीधे सीधे। फिर when liability of a person who is one of the parties of the suit depends upon the stranger of the suit, then the admission by stranger in respect of the liability shall be admission on the part of the person who is a party to the suit has provided under which section of the evidence act। ये आपका पूरा एक सेक्शन इन्होंने मतलब पॉइंट टू पॉइंट पूरा कॉपी करके आपको दे दिया है और आपको सेक्शन के जो नाम दिया उसके हिसाब से आपको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप बेरैक के अंदर देखोगे आंसर इसका से सी है। जुडिशियल एविडेंस क्या होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसका भी अगर आप देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे ए है एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट इन प्रूफ और डिस्प्रूव ऑफ फैक्ट्स। इसके बाद विच द फॉलोइंग इज नॉट डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पे कौन सा एक वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका नहीं है। इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा नन ऑफ दीज सिंपल सिंपल। फिर प्रिजम्पशन टू डायरेक्ट दैट यहाँ पे किस सेक्शन में दिया है एविडेंस एक्ट के। तो इसका अगर आप आंसर अपना देखोगे तो आपका सीधा सीधा ये आपका बी आंसर आपका बनता है 113 बी में दिया हुआ है सिंपल सी बात। विच द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस एज पर 63 खोलो उसके अंदर आपके इलस्ट्रेशंस जो दिए हुए उसके अंदर से आपको खोल के उस चीज को देखना है। आप अगर उसका आंसर जानना चाह रहे हो तो आपका हो जाएगा कॉपी नॉट अंडर सेक्शन 63 सीधा सीधा हो गया। फिर यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन जो है वो किसके द्वारा पूछा जाएगा ये पूछा गया है। तो इसका आंसर भी काफी सिंपल है। ये भी आपका समझ लीजिए कि जो पूछा गया है उसके हिसाब से सी आपका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो आपका हो सकता है लीडिंग क्वेश्चन में क्या हो सकता है कहने से तो पूछा गया है। फिर एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है इस वाले उसके अंदर। ठीक है ये भी आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसका आंसर वैसे आपका ए है कन्फेशन मेड ईदर बाय पुलिस और पर्सन अदर देन जज और मजिस्ट्रेट सिंपल सिंपल आपका हो गया। फिर जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होती है वो बाउंड बाय किस चीज के नहीं है बाय डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। किस पर्टिकुलर जो पेरेंट एक्ट है जिसके थ्रू वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो रही। तो उसका आंसर आपका यहाँ पे डी बोथ सीपीसी और इंडियन दोनों से यहाँ पे बाउंड नहीं होती है। उसके बाद विच द फॉलोइंग सेक्शन अंडर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन आर्बिट्रेशन रेजोल्यूशन एक्ट यहाँ पे बेसिकली डील करता है इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के साथ में। ये क्वेश्चन है आपका 48 वाला। इसके अंदर आपका आंसर जाएगा बी क्वेश्चन सही आपका सेक्शन 7। फिर अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड किसके अंदर भैया टर्मिनेट होता है ये आपसे पूछा गया है सेक्शन नंबर 40 क्वेश्चन 49 में। जिसका आंसर आपका सीधे सीधे ए है 1 और 3। ठीक इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। तो इसमें आप देखते हो कि जो आपका सेक्शन नंबर 29 है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का उसके अंदर अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर है तो उसका जो डिसीजन होगा वो कितने लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसका जो आपका आंसर है वो है डी केस जितने भी आपकी मेजोरिटी जो उसके मेंबर्स हैं उनका आंसर मतलब बेसिकली ये जो डिसीजन होगा वो होगा बाइंडिंग होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन 51 यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट हिंदू मैनेज एक्ट के अंदर किस सेक्शन में दिया बेरैक बेस्ड क्वेश्चन आपका सीधा सीधा। इसका आंसर है आपका सी सेक्शन 24 में दिया है। फिर एक मुस्लिम वाइफ सू कर सकती है डिवोर्स के लिए आपके मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में कि अगर उसका पर्सन कितने साल के लिए इनसेन ये पूछा गया है तो बेरैक बेस्ड क्वेश्चन हुआ ये आपका। इसका आंसर आपका है बी 2 साल के लिए हो या चीज मतलब 2 साल तक अगर उसका वो है पति तो कर सकती है। फिर अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं मुस्लिम वुमेन के पास ऑप्शन होता है कि वो सेक्शन 25 से लेकर 28 ऑफ सीआरपीसी से कवर हो सकते हैं। तो ये किस उसमें मतलब कौन सेक्शन इसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में ये डील करता है ये पूछा गया है। इसके अंदर आप देखोगे आंसर आपका तो आपका आंसर है ये सेक्शन 5 डील करता है। फिर इसमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड नहीं है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो कि वाइड मैरिज का बेसिकली होता है। बेरैक बेस्ड क्वेश्चन आपको काफी हद तक है सेक्शन 11 के अंदर से। इसका भी आप आंसर अगर देखोगे तो आपका आंसर है डी चाइल्ड मैरिज का ये रहेगा। फिर से रिलेशन का मतलब क्या होता है टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका है बी जो 3rd जनरेशन मदर 5th जनरेशन फादर तक आपका होता है वो आपका रहता है। फिर इसमें से कौन सा आपका ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट में सीधा सीधा क्वेश्चन है ग्राउंड से डिवोर्स वाले सेक्शन में अगर आप खोलोगे तो आपको उसमें ये वाला मिल जाएगा। इसका आंसर आपका डी है लिविंग सेपरेटली फॉर
लेस देन 3 मंथ्स। आपका ये मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन आप कह सकते हो है ये। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है कि जो इंडियन क्वेश्चन होते हैं, अगर वो डिवोर्स अपना यहाँ पे ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो बेसिकली किस इनएक्टमेंट के अंदर उस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे इंडियन डिवोर्स एक्ट आपका रहेगा इस चीज का। ठीक, फिर जो सेक्शन 12 में हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट का, वो किस चीज के साथ डील करता है, ये यहाँ पे पूछा गया बेसिकली बैराक बेस्ड यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका बी, इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन को। फिर विच द फॉलोइंग जो है कैटेगरी है जो कि एंटरटेन नहीं होती है पीआईएल के अंदर में, तो उसके अंदर आपका जो सीधा सा आंसर है वो आपका यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वो है आपका डी, लैंडलॉर्ड लैंड के मैटर में। फिर पीआईएल का फादर किसको यहाँ पे बोला जाता है, किस जस्टिस को, ये भी एक आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नॉलेज अगर होगी तो आप कर पाओगे, वरना थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका सिंपल सा आंसर आपका डी है, जस्टिस पीएन भगवती, ऑब्वियसली बात है। फिर जो आपका पीआईएल है उसका इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसका यहाँ पे आपका रियल पर्पज नहीं है, तो उसमें आपका डी है कि मेकिंग, मतलब काफी सिंपल सा यहाँ पे आप मतलब आंसर यहाँ पे है कि फेमस होना, वेल्थ जनरेट करना वो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है। फिर उस नैना खातून केस में भैया कौन सा यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल राइट इमर्ज हुआ था, ये आपको बताना है, तो ये केस वापस आपका क्वेश्चन हो गया। और इसके अंदर आपका आंसर है ए, स्पीडी जस्टिस का। फिर कि आपकी कौन सी इशू ऐसी है जो कि अगेंस्ट होती है पब्लिक ऑफिसर के यूजरवेशन पे, कि अगर वो यूजर्व कर रहा है अपने उसको पावर्स को, तो उसके ऊपर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे है सी, रेट ऑफ कोवरेंटो। फिर आपका अगला केस है कि रिच वर्सेस बॉलबिड केस में क्या हुआ था, इसका आंसर है आपका बी, किस चीज से डील करता है, नेचुरल से डील करता है सीधा सीधा। फिर ऑडियल टर्म पार्टम का यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि यहाँ पे मतलब क्या है, तो इसका आंसर है आपका ए, जो कि आप किसी पर्सन को जो है बिना सुने वो नहीं कर सकते हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि जो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अपनी पावर्स को किस एक्ट के अंदर वो रखता है, तो यहाँ पे देखिए डेट्स वगैरह को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ज्यादा कठिन क्वेश्चन ये है नहीं। इसका आंसर भी आपका देखिए सी है। ठीक, और इसके अंदर फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि एक एडवोकेट जो है वाइल प्रैक्टिस करते हुए अगर वो टीच करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के साथ, तो उसके कितने घंटे के आवर्स हैं कि वो एंगेज हो सकता है, ताकि वो मतलब उसका लॉ भी चलता है और टीचिंग भी अगर वो कर रहा है तो वो अपना कर सके, तो उसका आंसर है यहाँ पे आपका बी, 3 घंटे। इसके बाद इसमें से कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस है जिसमें कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए यहाँ पे पाया गया था गिल्टी किसी एडवोकेट को, जिसमें कि उसने कोर्ट के उसको फोर्ज करा था ऑर्डर को, तो इसके अंदर आप देखोगे आंसर आपका ए है, प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा का। उसके बाद क्या है, अगर एक एडवोकेट है जो कि अग्रीव्ड है, डिसिप्लिनरी कमिटी जो स्टेट बार काउंसिल है जिसने की सेक्शन 35 के अंदर या फिर एडवोकेट जनरल के उसमें प्रेफर करता है अपील यहाँ पे जाने के लिए, तो कितने दिन में वो कम्युनिकेशन ऑफ जो आपका वो रहता है उसके उसमें कर सकता है, ये आपका सेक्शन 35 का इन्होंने पूछा है यहाँ पे आंसर, तो इसका आंसर है आपके यहाँ पे जो सी है, 60 डेज का रहता है। फिर आपकी एक एबीसी कंपनी है जो कि अपने आपको पब्लिक कंपनी बनाती है, कंपनी का क्वेश्चन है, तो उसको यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ऑल्टर करके पास किस तरीके से करने, किस प्रोसीजर के थ्रू करने, ये पूछा गया है। इसका आंसर आपका सीधे सीधे बी है, स्पेशल एडिशन उसको निकालना। यहाँ पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किस चीज से एसोसिएटेड है, तो आपका आंसर है सीधे सीधे कंपनी लॉ से आपका यहाँ पे ये एसोसिएटेड है। फिर जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी जो अपील होती है एनजीटी में कहाँ पे लाई करती है, किस सेक्शन के अंदर लाई करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर यहाँ पे आपका बी है। फिर इसमें से कौन सा ऐसा जो है वो अपना एक फंडामेंटल ड्यूटीज से आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से डील करती है वो किससे डील करता है, आर्टिकल यहाँ पे सीधे सीधे पूछा गया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे है बी। उसके बाद यहाँ पे जो ए है, मिस्टर ए, उन्होंने कंट्रोलर जो आपका था उनको एक उसमें ऑर्डर में ये कहा कि भाई हम अब यहाँ पे वो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये गए होंगे, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में मिस्टर जो थे उनका जो अग्रीव जो थे अपने ऑर्डर से वो अपनी अपील इसके बाद कहाँ पे लेके जा सकते हैं, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है, तो उसका आंसर है यहाँ पे सी की वो हाईकोर्ट में ही अपना ये जो अपील है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की लेके जा सकते हैं। फिर एक मिस्टर एक्स है जो कि इंटेंड करते हैं मिस्टर वाई से कि वो एक ओरिजिनेटर है, कि वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे रिकॉर्ड रिसीव होगा अंडर आईटी एक्ट, उसको वो किस तौर पे वो जाने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आप आंसर चेक करोगे तो वो आपका आपका आएगा सी का, कि वो एड्रेसिंग के तौर पे जाने जाएंगे। आईटी एक्ट का क्वेश्चन है बेसिकली, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है रिक्वायर्ड होता है रजिस्ट्रेशन के ट्रेड यूनियन के लिए कितना आपका होना चाहिए, ये पूछा गया, लेबर लॉ का क्वेश्चन है, आंसर है इसका डी, 7 लोग चाहिए आपको। इसके बाद क्या है कि एक टेक्स्ट ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है जो कि प्रोमिनेंटली पोस्ट होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और उसकी जो लैंग्वेज होती है मतलब मेजोरिटी ऑफ वर्कमैन वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये पूछा गया है, तो उसका आंसर यहाँ पे आपका बी, इंग्लिश यहाँ पे होनी चाहिए। फिर एक पर्सन जो कि अल्टीमेट कंट्रोल रखता है वो अफेयर ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्री आर्ट में, उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम है आपका आंसर यहाँ पे ए, ऑक्यूपायर कहा जाता है। फिर अगर एक फैक्ट्री है जो कि 1000 से ज्यादा वर्कर रखती है तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पे
बेसिकली क्वालिफाइड है कि आपको ये रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बंदा, उसका नाम बताइए। इसका आंसर है कि आपको सेफ्टी ऑफिसर रखने की जरूरत है यहाँ पे। फिर यहाँ पे रोड एक्सीडेंट होता है तो एडवोकेट जो होता है उसका करेक्ट वे क्या है सिचुएशन को अप्रोच करने का। तो सबसे ये आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफी अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये यहाँ पे। और ये प्रोसीजर अगर आप बेसिकली सही से पढ़ के जा रहे हो तो आराम से इसको आप वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गेस वर्क यहाँ पे लगता है। इसका लेकिन आंसर यहाँ पे ए है कि भैया पहले एफआईआर होगी, फिर पिटीशन होगी, फिर समन टू इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे भेजा जाएगा। फिर इसके बाद है कि उभी जैसे भी रेवेन्यू केस उसमें रिकॉग्नाइज करा गया था केस में। 81 आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर जो आपका केस था वो आपका था एचबी वर्सेस वाइट का केस, सिंपल सिंपल। फिर यहाँ पे अगला टॉर्ट लॉ का केस है कि ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस जो है, किस उसमें यहाँ पे आपका आया था, किस पर्टिकुलर उससे जुड़ा हुआ है ऑफेंस, मतलब अभी अपना अपना ये आपके टॉर्ट से, तो आपका ये आपका हो गया डायग्नोस ऑफ इंजीरिया का। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसके पास जुरिडिक्शन होती है कंप्लेंट्स को कि वो देख सकती है कितने उसके कंसिडरेशन के एक्सीडिंग के उसमें वो देख सकती है, बेसिकली नेशनल वाली आपका जो रहती है। तो उसका आंसर है आपका यहाँ पे बी, 10 करोड़ के केसेस के ऊपर वाला जो होता है उसमें वो देखती है। फिर आपका आगे सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसमें जो अपील होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, वो किसके पास यहाँ पे लाया करती है। तो इसका आपका आंसर हो गया ए, स्टेट कमीशन के पास। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल जो कि डीम किया जाता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसका यहाँ पे बेसिकली ये आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधे सीधे ये पूछा गया है कि उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि उसको डीम किया जाए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से टैक्स के पर्पज के लिए आपका आंसर हो गया है ए, कि वो 182 या उससे ज्यादा अगर रहा है प्रीवियस उसमें, तो अपना क्या रहेगा। फिर मिस्टर कपूर जो है उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस रिपेयर कर अपना लिया यहाँ 2021 में। फिर ये मतलब आपका पूरा ये हो गया। तो इसमें ये बताना है आपको कि जो आपका ये क्वेश्चन, इसमें जो टाइप ऑफ इनकम ये है बेसिकली किस हेड के अंदर ये अपनी जाएगी यहाँ पे, तो इसके अंदर आपका ये ए में जाएगा, इनकम फ्रॉम टैक्स गेन में। फिर एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भैया पूरा ये अपना फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा बता दिया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, पर इसका जो आपका आंसर है वो है आपका बी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड, मतलब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। जीएसटी कहाँ लगाना पड़ेगा इनको। इसके बाद आपका ये है कि जो स्लैब्स होते हैं जीएसटी के रेगुलर टैक्स पे के लिए, वो कितने उस पे यहाँ पे पेग करे गए हैं। अगर आप बात करते हो तो इसका आंसर यहाँ पे है सी, 0%, 5%, 12, 18 और 28% सीधा सीधा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कि जो एक बी होता है वो प्रोप्राइटरी न्यूज़पेपर का पब्लिश करता है एक रिक्वेस्ट पे कि लाइबल उसने वो करा है। फिर ए यहाँ पे एग्री करता है इंडेमनिफाई करने की कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर, और जितने कॉस्ट वगैरह होते हैं उसको लेकर ये सब कुछ करता है। फिर बी इसको सी को सू कर देता है और कहता है पे करो डैमेज, तुम यहाँ पे इनकम करो जो भी एक्सपेंसेस हुए। तो यहाँ पे 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज के लिए कौन लाइबल होगा ये आपको बेसिकली डिसाइड करने। आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा दिया है। इसका आपका आंसर यहाँ पे होगा ए, कि वो लाइबल नहीं है उनको, और यहाँ पे बी जो है इंडेमनिफाई को करेगा। फिर अगला क्वेश्चन जो आप देखते हो कि एक पर्सन है जो कि एजेंट को जो है अपना, जिसको कि एजेंट नेम करा गया प्रिंसिपल बिजनेस एजेंसी के अंदर, तो एक्सप्रेस एम्प्लॉय अथॉरिटी के नाम पे मतलब उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, ये पूछा गया है। इसके अंदर आंसर आपका होगा बी, कि एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ये बंदा यहाँ पे कहलाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक इंजंक्शन का जब सूट होता है तो उसके अंदर जो आपको डिग्री यहाँ पे दी गई है हेयरिंग के अपॉन में, जो मेरिट और सूट के उसमें जो डिफेंडेंट है उसको यहाँ पे पर्पली एंजॉइंट यहाँ पे करा गया, जो एक्सर्शन ऑफ राइट है या फिर जो कमीशन ऑफ एक्ट है, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके मतलब पूरा एक ये स्टेटमेंट आपको दिया, आपको बताना है कि बेसिकली किस चीज के ऊपर इंजंक्शन किस टाइप का यहाँ पे ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है ये पूरी लाइन। इसका आंसर आपका बी है कि परपेचुअल इंजंक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। फिर यहाँ पे एक और आपका स्पेसिफिकली का क्वेश्चन मतलब अपना आया है कि ये पर्टिकुलर किस मतलब फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है आपका, इसका जो आपका आंसर है वो है आपका बी। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको एक पूरा बता दिया कि भाई मॉर्गेज का टाइप हमको यहाँ पे थोड़ा सा और समझा दो, डैश मार के अपना इन्होंने दे दिया। इसके अंदर आपका आंसर है डी, यूज ऑफ एक्चुअली मॉर्गेज है। इसमें पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर का यहाँ पे बता दो कि कौन सा केस यहाँ पे रिलेटेड है। आंसर इसका सी है, मोदी वर्सेस रघुदास बोस का, सीधा सीधा 94, काफी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेटरी डिक्रीज इन स्पेसिफिकली फैक्ट, ये आपसे सीधे सीधे पूछा गया है। इसके अंदर आपका आंसर है सी, बोथ 34 जो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन नेचर ये अपना हो गया। फिर यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज डिफाइंड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 96 के अंदर, ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी है, बिलिंग रिसीट। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पूरा आपका एक्ट है उसके अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लैंड अक्वायर कर सकती है किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये आप बता दीजिए। जो राइट टू फेयर एंड कंपल्सरी ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिप्रेजेंटेशन, मैं पूरा लंबा थोड़ा एक्ट का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर आपको यहाँ पे बताना है। इसका आंसर यहाँ पे आपका डी, चारों भी उसमें ये कर सकती है जो आपके दिए हुए हैं उसमें। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो
राइट टू, मतलब ये जो पूरा एक्ट है इसके अंदर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्सन का, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे है डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर 99 वाले पे आते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रार होता है ट्रेडमार्क्स का, उसका पर्पस क्या होता है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। तो उसका आंसर आपका है कि वो कंट्रोल करता है जनरल ऑफ पैटर्न, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स का, ये होता है। मतलब रजिस्ट्रार बेसिकली कौन होता है, वो यहाँ पे वो हुआ है। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें से कौन सा आपका आईपीआर नहीं है। तो इसमें आपका आंसर है सीधे सीधे हिस्टोरिकल इंडिकेशन आपको यहाँ पे। इन सब में से आपका आईपीआर नहीं, काफी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग ने जो चारों पेपर्स थे यहाँ पे ऑल इंडिया बार के, उसको हमने डिस्कस करके खत्म करा है। इसके अंदर मैंने कोशिश ये की है कि मैं कम से कम टाइम में यहाँ पे आपको जितनी चीजें थी वो मैंने आपको पेपर के अंदर समझाने की कोशिश करी कि भाई किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्या उसका आंसर है, किस तरीके का नेचर है उसका। तो आपको बेसिकली देख के ये समझ में आएगा कि जो पेपर है वो काफी हद तक बेरैक बेस्ड है। आपको बेरैक अगर आप लेके जा रहे हो तो आराम से आप अपना उसमें से आंसर ढूंढ सकते हो। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको अगर केसेस पता है, या फिर मान लो अगर आप बात करते हो कि जो सेक्शन के अंदर मान लो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए, तो आपको थोड़ा सा बैराक में पढ़ के रिसर्च करके उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फॉर ऑल इंटेंशन पर्पसेस 40-45 नंबर लाना इस पेपर की उतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, एज पर जो हम लोग का प्रोस्पेक्टिव है सम्भव लॉ का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आपको कोई भी वीडियो चाहिए इस तरीके की जिसमें कि आपको हम लोग और कोई चीज समझाए, तो आप लोग जरूर बताइए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।